हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। हम कर रहे हैं टैक्सेशन के लिए रिविजनरी सीरीज फॉर सीए इंटरमीडिएट मे 24 और आज इसका लेक्चर नंबर 12 है, जहां पर हम लोग पूरा का पूरा टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स वाला चैप्टर करने वाले हैं। अब मेरी बात जरा बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। ये जो चैप्टर है ना, ये अच्छा, पहले चल चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं। सो ये इनकम टैक्स के रिवीजन का शेड्यूल है, ठीक है। और ये इनकम टैक्स का रिवीजन कल कंप्लीट हो जाएगा। सो टुमारो इनकम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, तो कल 4 मार्च कल ये वाला पूरा का पूरा इनकम टैक्स कंप्लीट हो जाएगा। और फिर परसों से हम लोग ट्यूसडे, थर्सडेज और सैटरडेज को वापस अपने लेक्चर्स रिज्यूम करेंगे, ठीक है। बीच में मेरे थ्रोट में काफी प्रॉब्लम हो गई थी, मेरी आवाज निकलनी एकदम बंद हो गई थी, तभी अभी आप लोग भी देख रहे होंगे पिछले एक आध दो सेशन से मैं बहुत स्लोली बोल रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ, क्योंकि गला बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। मतलब लास्ट सैटरडे आई वोक अप एंड आई वाजंट एबल टू स्पीक एट ऑल। एक शब्द नहीं निकल रहा था मुझसे, तो इस वजह से कुछ क्लासेस को डिले करना पड़ा, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम लोगों ने इसलिए 3-4 बैक टू बैक क्लासेस में यहां पर ले रहा हूं। फिर 5th से जीएसटी का जब रिवीजन शुरू होगा तो ट्यूसडेज, थर्सडेज और सैटरडेज से वो अपना रेगुलरली चलता रहेगा और 30 मार्च तक आपका जीएसटी का रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। चलो सर, शुरू किया जाए अपना चैप्टर टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स। अब इस चैप्टर में क्या है ना कि इस चैप्टर में एज सच कुछ समझाने का नहीं होता, ठीक है। इस चैप्टर में कोई एज सच खास कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन हां, इस चैप्टर में याद करने की बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट। सो जो रेगुलर क्लास, जब हम लोग रेगुलर क्लासेस में करते हैं तब हम लोग बहुत रेपिटेशन करते हैं और क्लास में ही ऐसा करवाते हैं कि क्लास में ही सबको याद हो जाए चीजें, और पढ़ते पढ़ते ही हम लोग एक समरी टेबल बनाते हैं, ठीक है। और वो जो समरी टेबल है वो ही वही वाली टेबल मैंने आप लोगों को यहां पर अपने नोट्स में दी हुई है, ठीक है। तो जब आप लोग इस वीडियो के नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करोगे, जहां पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, जब आप लोग उस पर क्लिक करोगे, आप लोग ये नोट्स डाउनलोड करोगे, तो आप लोगों को ये वाली समरी टेबल मिलेगी, ठीक है। इससे क्या होगा, जितनी भी रेलेवेंट चीजें हैं ना हर सेक्शन की, वो आप लोगों को रिकॉल करने में मदद मिलेगी, राइट। और क्योंकि हम लोगों ने पढ़ते पढ़ते ही इस शीट को बनाया है, तो बहुत ही एकदम अपनी भाषा में वाली शीट बनी हुई है, कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं मिलेगी। हैविंग सेड दैट, इस वाले चैप्टर में 3-4 मेजर अमेंडमेंट्स आए हैं और उनमें से 100% गारंटी है कि क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। So this chapter may seem like यार बहुत ज्यादा कुछ याद करना पड़ रहा है इसमें, बट ट्रस्ट मी, अगर आपने इनको याद कर लिया ना, अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की, थोड़ा सा एफर्ट लगाया, बार बार आप लोगों ने इसको रिवाइज किया और आप लोगों ने ये सारी चीजें याद कर ली, तो आपको बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में एक बहुत अच्छा कंपेटिटिव एज मिलता है। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, अच्छा इस वाले सेक्शन से रिलेटेड है, ये थ्रेशोल्ड है, ये टीडीएस का रेट है, इस वाली वैल्यू पर ये वाला टीडीएस का रेट लगाना है। दैट्स इट, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, ठीक है। तो यहां पर मेरे कुछ खास रिवाइज करवाने का नहीं है, लेकिन आप लोगों के याद करने का जरूर है। तो मैं हमेशा यही बोलूंगा कि अगर आप लोगों के पास ज्यादा टाइम है, अगर आप लोगों के पास टाइम की कमी नहीं है, तो आप लोग इस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप मत करो। रिमेंबर, याद कर लो ये सारी की सारी चीजें, क्योंकि ये फ्री के मार्क्स हैं। एक्चुअली ये फ्री के मार्क्स हैं सीए इंटरमीडिएट लेवल पर। सीए फाइनल लेवल पर जाकर इससे रिलेटेड थोड़े से और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लेकिन सीए इंटरमीडिएट लेवल पर जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और एकदम डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द सेक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आओ एक एक करके मैं आप लोगों को सेक्शन पढ़वा देता हूं, जिससे अगर आप लोगों कहीं कहीं पर भी इधर उधर चलते हुए बस इसको कान में ईयरफोन्स लगाकर आप लोग सुनते सुनते उसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। बाकी समझाने का कुछ है नहीं, तो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू कि ये सेक्शन है, इस पे कटता है, ये थ्रेशोल्ड है वगैरह वगैरह, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, आओ देखो। तो यहां पर क्या है, सबसे पहला जो हमारे पास है वो है सेक्शन 192 है सैलरीज का। जब भी कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता है, तो सैलरी देते समय उसका टीडीएस काटता है। टीडीएस तब तक नहीं कटता, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, बेसिक एग्जामिशन लिमिट। अगर एम्प्लॉय की सैलरी ही उतनी नहीं है कि वो बेसिक एग्जामिशन लिमिट को क्रॉस कर रही है, तो टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं है। व्हाट इज द रेट, द रेट इज द एवरेज रेट, ठीक है। तो एम्प्लॉयर क्या करता है, उसकी एक्सपेक्टेड सैलरी, क्योंकि एम्प्लॉयर को तो पता ही होता है उसकी सैलरी कितनी है, 12 महीने की उसकी सैलरी कैलकुलेट करता है, उसका टैक्स कैलकुलेट करता है, टैक्स को उसके पूरे के पूरे पैकेज से डिवाइड करके एवरेज रेट निकालता है, और उस एवरेज रेट से हर महीने की सैलरी में से वो टीडीएस काटता है, ठीक है। टाइम ऑफ डिडक्शन होता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट, राइट।
मोस्टली जो टाइम ऑफ डिडक्शन होता है वो होता है पेमेंट और रिसीट, सॉरी पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, कि जब मैं आपको पे करूंगा या मैं आपके अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, मतलब व्हेन आई रेज यू एज अ लायबिलिटी, इनमें से जो काम मैंने पहले किया इनमें से जो काम मैंने पहले किया तब मुझे टीडीएस काटना होगा। ठीक, सैलरीज हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन 192A, प्री मेच्योर विथड्रॉल फ्रॉम एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो यहां पर अगर 50,000 तक है तब तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा, उसके ऊपर है तो 10% के रेट से टीडीएस कटेगा, ये भी एट द टाइम ऑफ पेमेंट हो जाता है। सेक्शन 193 है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अब इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की थ्रेशोल्ड लिमिट्स क्या क्या है? 7.75% या 8% बॉन्ड्स पर 10,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट है। डिबेंचर्स पर अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो 5,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट है, मतलब 5,000 तक के पेमेंट पर टीडीएस नहीं कटेगा। और अगर इनके अलावा कोई और इंटरेस्ट का पेमेंट मिल रहा है, किसी और सिक्योरिटी पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, जितना भी पैसा होगा उस पर 10% के रेट से टीडीएस कटेगा एंड टाइम ऑफ डिडक्शन विल बी पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से लिखता हूं, पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका डिविडेंड्स। ठीक, 194 डिविडेंड्स के बारे में बात होती है। इंडिविजुअल्स को अगर डिविडेंड मिलेगा 5,000 के ऊपर तभी टीडीएस कटेगा, बाकी किसी के लिए टीडीएस के लिए कोई टीडीएस की कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। रेट ऑफ टीडीएस 10% है और यहां पर आपका टाइम ऑफ डिडक्शन है बिफोर पेमेंट, टाइम ऑफ डिडक्शन है बिफोर पेमेंट। ठीक है, 194A है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। ठीक है, तो 193 क्या था? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज था। 194A क्या है? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के अलावा अगर आपको कहीं से इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, जैसे आपने बैंक में पैसा जमा किया उससे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उस पर कब टीडीएस कटेगा, कैसे होगा, उसके बारे में हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। ठीक, अगर आपको बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, कोऑपरेटिव बैंक से, या फिर अब ये एक नई चीज है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023। ठीक है, तो यहां पर जो लॉ है उसमें लिखा हुआ है बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक्स या एनी अदर स्कीम नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो एनी अदर स्कीम नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट के अंदर सरकार ने महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम 2023 को भी नोटिफाई कर दिया है। और इस पर भी अब आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो है 40,000, अगर सीनियर सिटीजन को मिल रहा है तो हो गई 50,000। बाकी केसेस में अगर आपको कहीं से भी इंटरेस्ट मिल रहा है अदर दैन ऑन सिक्योरिटीज तो 5,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट है। ठीक है, बाकी केसेस में आपको 5,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट है, लेकिन अगर बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, कोऑपरेटिव बैंक से या महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट से आपको मिल रहा है तो 40,000 की लिमिट है फॉर नॉर्मल पीपल, और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 की लिमिट है। रेट ऑफ डिडक्शन 10% है और टाइम है पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। टाइम है पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, टाइम हो गया आपका पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। अब यहां पर देखो, इफ द पेयर इज एन इंडिविजुअल और एचयूएफ। ठीक है, अगर पेयर मतलब मैं पैसा दे रहा हूं, मैं इंटरेस्ट आपको दे रहा हूं और उस पर मुझे टीडीएस काटना है, तो अगर मैं यानी एज एन इंडिविजुअल या एचयूएफ मैं पैसा दूंगा तो टीडीएस काटने की लायबिलिटी तभी आएगी अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, वी टॉकिंग अबाउट प्रीवियस ईयर 23-24, तो प्रीवियस ईयर 23-24 में बिजनेस से मेरी रिसीट्स 1 करोड़ से ऊपर थी या प्रोफेशन से मेरी रिसीट्स 50 लाख से ऊपर थी। अगर ऐसा है तभी प्रीवियस ईयर 23-24 में अगर मैं पेमेंट दूंगा तो इंटरेस्ट तो उस पर टीडीएस काटने की लायबिलिटी आएगी, अदरवाइज टीडीएस काटने की लायबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, अदरवाइज नहीं आएगी। नेक्स्ट सेक्शन आपका आता है, अच्छा इसके ऊपर यही जो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट्स है, ठीक है, इसी यही वाला अमेंडमेंट है, तो इसके बारे में अभी हम लोग यहां पर बात करेंगे डिटेल में। इस टेबल के बाद यहां पर मैंने आपको दिया हुआ है, ये देखो अभी करवा देता हूं, लेट्स सी। तो सेक्शन 194A प्रोवाइड्स फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट 10% बाय एनी पर्सन other than an individual or an HUF whose total sales, gross receipts or turnover from the business or profession carried on by him does not exceed 1 crore rupees in case of business and 50 lakh rupees in case of profession during the immediately preceding financial year on interest other than interest on securities credited or paid to the residents. ठीक है, no deduction of tax under section 194A would be made inter alia if the aggregate amount of interest paid or credited by post office during the financial year does not exceed 40,000 or 50,000 rupees in case of a senior citizen, or any deposit made with it under any scheme framed and notified by the central government. ठीक है, तो under any scheme framed and notified by the central government, accordingly the central government has by this notification, ये वाला आपका नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 27/2023, specified the scheme महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023।
ठीक है। तो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट से अगर आपको 40,000 रुपए तक का इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। अगर आप सीनियर सिटीजन हो और आपको महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट से 50,000 तक मिलेगा तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। Mahila Samman Saving Certificate is a one-time scheme available for 2 years, that is from 1st April 23 till 31st of March 25. It offers a maximum deposit facility up to 2 lakh rupees in the name of women or a girl for 2 years at a fixed rate of interest of 7.5% per annum compounded quarterly. You guys know very well what 7.5% per annum compounded quarterly stands for. ठीक? Consequently, no tax under Section 194A would be deductible by the post office on interest paid or credited under this scheme, since the amount of interest would not exceed 40,000 rupees. ठीक है, तो यहां पर यही हो गया कि कभी भी इससे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो 40,000 रुपीज को क्रॉस ही नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पर ये बोला गया है कि जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो कभी भी 40,000 रुपीज को क्रॉस ही नहीं करेगा, तो इस पर कभी भी टीडीएस कटेगा ही नहीं, इस पर कभी भी टीडीएस कटेगा ही नहीं। ठीक है, एक बार करके देखें, क्या एक बार करके देखें, एक साल में कितना मिलेगा? 2 लाख रुपए पर 2 लाख रुपए पर एक साल के लिए। ठीक है, कितना इंटरेस्ट आता है लेट्स सी। तो 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी माइनस 1 इंटू 2 लाख रुपए। ठीक है, तो आई इज 0.075 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 इंटू पावर 234 माइनस 1 इंटू 2 लाख रुपीज। कितना आया? 15,427 रुपए आया। ठीक, तो एक साल में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 15,427 रुपए ही मिलेगा। 1 ईयर का इंटरेस्ट होगा 15,427। ठीक है, तो इसलिए कभी भी ये 40,000 से ऊपर नहीं जाएगा, तो इसलिए कभी भी इस पर टीडीएस नहीं कटेगा। राइट, ये जो कैलकुलेशन की है ये हम लोगों ने सीए फाउंडेशन में मैथ्स में पढ़ी थी। कंपाउंडेड क्वार्टरली पर हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला कि अगर मैंने आज 2 लाख रुपए लगाया तो एक साल में मेरे को 7.5% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली के रेट से कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, एनीवे, तो ये हो गया 194A का अमेंडमेंट इज डन। आओ 194B पर आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास जो है वो है 194B। 194B क्या कह रहा है? अगर आपको लॉटरीज वगैरह से पैसा मिलता है तो 10,000 तक तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा, 10,000 के ऊपर 30% के रेट से टीडीएस कटेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ठीक है, फिर है 194BA। राइट, अब 194BA एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आई हैं, इससे रिलेटेड अमेंडमेंट्स भी आए हुए हैं। ये है विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग। अगर आप ऑनलाइन गेमिंग करते हो और वहां से आपको कुछ जीत हासिल होती है, कुछ पैसा आप लोग जीतते हो, तो उस पर टीडीएस कटेगा। 30% के रेट से टीडीएस कटेगा और यहां कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। ठीक है, यहां कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। अब ये कब कटेगा? एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और एट द टाइम ऑफ विथड्रॉल। या तो फाइनेंशियल ईयर के एंड में या तो विथड्रॉल करते समय आपको टीडीएस कटेगा। टीडीएस इज डिडक्टेड ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ नेट विनिंग्स। जितना पैसा आपने जीता उस पे ही टीडीएस कटेगा। ठीक है, मतलब जब आप ऑनलाइन गेम खेलते हो तो पैसा जीतने के लिए आपको थोड़ा सा पैसा डालना भी पड़ेगा। तो आपने सपोज 10,000 डाला और साल के एंड में आपके अकाउंट में 15,000 पड़ा हुआ है। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। तो आपने सपोज 10,000 से स्टार्ट किया गेम खेलना और साल के एंड में आपके अकाउंट में 15,000 रुपए बैलेंस पड़ा हुआ है, तो टीडीएस किस पर कटेगा? पूरे 15,000 पर या सिर्फ 5,000 पर? सिर्फ 5,000 पर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड सरकार ने प्रॉपर रूल्स निकाले हुए हैं कि विनिंग्स कैसे कैलकुलेट की जाएंगी। मैंने आपको अपनी बुक में वो पूरे रूल्स निकाल कर दिए हुए हैं, बोल्ड में आपको मिलेंगे, लेकिन उसको पूरा का पूरा काट देना। क्यों काट देना? क्योंकि आईसीएआई ने उसको सीए इंटरमीडिएट के लिए नोटिफाई नहीं किया है। तो जब मैंने अपनी डायरेक्ट टैक्स की बुक निकाली थी तो वो आईसीएआई का जो स्टैट्यूटरी अपडेट होता है उससे पहले ही मैंने अपनी बुक पब्लिश कर दी थी। तो जितने भी गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स थे मैंने वो सारे वहां पर इनकॉर्पोरेट कर दिए थे, जिससे बुक तो अपडेटेड रहे। राइट, और अभी आईसीएआई का जो स्टैट्यूटरी अपडेट आया है वहां पर आईसीएआई ने उस रूल को नहीं दिया हुआ है। तो जब आप लोग बुक में सेक्शन 194BA पढ़ोगे तो वहां पर बोल्ड में आपको पूरा का पूरा रूल दिखाई देगा कि नेट विनिंग्स कैसे कैलकुलेट की जाती है। वहां मैंने प्रॉपर एग्जांपल देकर आप लोगों को समझाया हुआ है। ठीक है, उसको पूरा क्रॉस आउट कर देना, वो आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन 194BA में और भी कुछ कुछ अमेंडमेंट्स हैं, आओ उसको हम लोग यहां पर देखते हैं। ये देखो, guidelines to remove difficulties arising in implementations of the provisions of section 194BA। ठीक है, अब ये सर्कुलर नंबर 5/23 है, डेटेड 22 मई 2023। अब इसमें भी सुनना, इसमें टोटल 8 या 9 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाला था उसमें टोटल 8 या 9 क्वेश्चंस थे। तो मेरी बुक में आपको ये वाला सर्कुलर मिलेगा और उसमें वो पूरे के पूरे 8 या 9 क्वेश्चंस मिलेंगे।
आईसीएआई ने सीए इंटरमीडिएट के लेवल पर उन 8-9 क्वेश्चंस में से सिर्फ 3 क्वेश्चंस रखे हुए हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो हम लोग इन्हीं 3 क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस करेंगे, राइट। हम लोग इन्हीं 3 क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस करेंगे। आप लोग मैच कर लेना, क्वेश्चन नंबर्स फर्क होंगे क्योंकि जो पूरा सर्कुलर आया था उसमें क्वेश्चन नंबर्स अलग थे, आईसीएआई ने उसको चेंज किया है। मैंने एज इट इज पूरा सर्कुलर उठा के किताब में दिया हुआ था, राइट, क्योंकि ऑफ कोर्स किताब पहले आ गई थी। तो अभी आप लोग जितने भी क्वेश्चंस यहां पर आप लोगों को दिखेंगे 3 क्वेश्चंस, उनको करना, बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो किताब में से आप लोग काट देना, वो आपको नहीं पढ़ने, नहीं तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात सुनो, जब भी इस टाइप का कोई सर्कुलर आता है जहां पर ये डिफिकल्टीज को रिमूव करने की बात होती है, लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली, जब भी कोई इस टाइप का सर्कुलर आता है जहां पर डिफिकल्टीज को रिमूव करने की बात होती है, तो गवर्नमेंट इस तरह से क्वेश्चंस बनाकर देती है और उनके आंसर्स देती है। आईसीएआई सीए इंटरमीडिएट लेवल के एग्जाम में इन क्वेश्चंस को एज इट इज उठाकर 3 या 4 नंबर का दे देता है, ठीक है। एज इट इज उठाकर 3 या 4 नंबर का दे देता है। तो अगर कोई सर्कुलर आया हुआ है जो कि आईसीएआई के स्टैट्यूटरी अपडेट में मेंशन्ड है, ठीक है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो आप समझ लो कि उसमें से डेफिनेटली 4 या 5 नंबर का एक क्वेश्चन उठ के आने वाला है और डायरेक्टली एज इट इज वो क्वेश्चन उठकर आने वाला है, ठीक है। तो जो 2-3 क्वेश्चंस आईसीएआई ने दिए हैं, अब यहां पर मैंने इन नोट्स में यही वाले क्वेश्चंस इंक्लूड किए हुए हैं, तो आओ फटाफट से इन क्वेश्चंस को हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक। तो आई एम रीडिंग दिस, मैं पढ़ते पढ़ते आप लोगों को समझाता भी रहूंगा। आओ देखो, सेक्शन 194BA inserted by the Finance Act 2023 mandates tax deduction at source at 30% on net winnings from online games, ठीक है। CBDT may issue guidelines to address any implementation challenges. Accordingly, the CBDT has vide this circular issued the following guidelines. कौन कौन सी guidelines है, आओ देखो। Number 1, there are a large number of gamers who play with very insignificant amount, ठीक है। अब जैसे मेरे आपके जैसे छोटे छोटे हम लोग प्लेयर्स हैं, ठीक है, तो हम लोग बहुत इनसिग्निफिकेंट अमाउंट के साथ खेलेंगे। हम करोड़ों रुपया नहीं लगाएंगे ऑनलाइन गेम में, हम 50-100 रुपए 200 रुपए मैक्सिमम 1000 रुपए लगा देंगे। तो हम बहुत ही इनसिग्निफिकेंट अमाउंट्स के साथ खेलते हैं, ठीक है। एंड विथड्रॉ ऑल्सो वेरी स्मॉल अमाउंट, तो हम इनसिग्निफिकेंट अमाउंट लगाते हैं और इनसिग्निफिकेंट अमाउंट हम लोग विथड्रॉ कर देते हैं। डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 194BA ऑफ द एक्ट फॉर ईच इनसिग्निफिकेंट विथड्रॉल वुड इंक्रीज कंप्लायंस फॉर टैक्स डिडक्टर। तो यहां पर इन लोगों ने बोला कि यार कितने सारे लोग हैं जो ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, ठीक है, बहुत छोटा छोटा अमाउंट वो लोग लगाते हैं। तो अब अगर हम हर छोटे छोटे विथड्रॉल पर टीडीएस काटने लग जाएंगे तो हमारे लिए कंप्लायंस प्रोसेसेस कितने हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सिर्फ टीडीएस काटना ही काफी नहीं होता ना, आप वो टीडीएस काटते हो फिर उसको जमा भी करते हो वगैरह वगैरह। तो कैन देयर बी रिलैक्सेशन टू ईज कंप्लायंस, ठीक। तो यहां पर गवर्नमेंट कह रही है कि टैक्स में नॉट बी डिडक्टेड ऑन विथड्रॉल ऑन सैटिस्फैक्शन ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, ठीक है। तो अगर ये 3 कंडीशंस, अगर ये तीनों की तीनों कंडीशन सैटिस्फाई हो जाती हैं 1 2 3, अगर ये तीनों की तीनों कंडीशन सैटिस्फाइड हो जाती हैं 1 2 3, तो फिर टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 1, नेट विनिंग्स कंप्राइज इन द अमाउंट विथड्रॉन डज नॉट एक्सीड 100 रुपीज इन अ मंथ, ठीक है। तो जितना भी पैसा आप विथड्रॉ करते हो, वही मैंने आप लोगों को बताया ना कि अगर आपने 10,000 गेम में लगाया, अकाउंट अब साल के एंड में आपके पास 15,000 है, तो आपकी विनिंग्स कितने की हुई, आपकी विनिंग्स 5,000 की हुई। तो इवन इफ यू विथड्रॉ 15,000 रुपए, उस 15,000 के विथड्रॉल में आपकी विनिंग्स वाला अमाउंट कितना है, आपकी विनिंग्स वाला अमाउंट 5,000 है। तो टीडीएस किस पर कटेगा, टीडीएस 5,000 पर कटेगा, ठीक है। ये बहुत एक मोटा मोटी, मतलब आपको बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीज मैं आपको बता रहा हूं। इसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज भी आते हैं जिसके लिए सरकार ने वो रूल दिया था, बट वो आपके सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। आओ इधर, तो यहां पर बोला कि जितना भी पैसा आप विथड्रॉ करोगे उसमें एक महीने में जो नेट विनिंग्स वाला पोर्शन है वो 100 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, टैक्स नॉट डिडक्टेड ऑन अकाउंट of this concession is deducted at a time when the net winnings comprised in withdrawal exceeds 100 rupees in the same month or subsequent month, or if there is no such withdrawal at the end of the financial year, ठीक है। यहां ये बोला गया कि एक महीने में सपोज 100 से कम विनिंग्स आई आपकी, ठीक है। मैंने सपोज जनवरी में खेलना शुरू किया, ठीक है। अब जनवरी में मैंने जितना अमाउंट विथड्रॉ किया उसमें जो मेरी विनिंग्स हैं, विनिंग्स का पोर्शन 100 रुपए से कम है, लेट्स से 80 रुपीज है, लेट्स से 80 रुपीज है। अब फरवरी में मैंने फिर से विनिंग्स अपनी विथड्रॉ की, फिर से कुछ अमाउंट विथड्रॉ किया, और यहां पर मेरा जो विथड्रॉल अमाउंट है
यहां जो मेरा विथड्रॉल अमाउंट है वो लेट्स से 50 रुपीज है। तो अब जनवरी में 80 रुपीज था विनिंग्स वाला अमाउंट, और यहां पर फेब्रुवरी में कितना हो गया, फेब्रुवरी में 50 रुपीज हो गया। तो 80 प्लस 50, 80 प्लस 50 130 आ गया, 100 रुपीज से ज्यादा आ गया। जैसे ही ये 50 रुपीज आपने विथड्रॉ किया, तुरंत 130 के ऊपर टीडीएस काटो, तुरंत 130 के ऊपर टीडीएस काटो। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक है। जनवरी में मैंने कुछ अमाउंट विथड्रॉ किया, इस विथड्रॉल में जो मेरी विनिंग्स का पोर्शन था, विनिंग्स का पोर्शन सिर्फ 80 रुपीज का था। तो क्योंकि ये 100 रुपीज से कम है तो टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब मैंने फरवरी में विथड्रॉ किया तो जितना भी पैसा विथड्रॉ किया उसमें मेरी विनिंग्स का पोर्शन लेट्स से 50 रुपए था। तो 80 रुपीज की विनिंग्स मैंने जनवरी में निकाली, 50 रुपए की विनिंग्स मैंने फरवरी में निकाली। टोटल विनिंग्स मेरी कितनी हो गई, 130 की हो गई। तो जब मैं फरवरी में 50 रुपीज विथड्रॉ करूंगा तो 130 के ऊपर टीडीएस कटेगा, ठीक। अब कई सारे लोग टीडीएस को अवॉइड करने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं कि पैसा विथड्रॉ ही ना करें, ठीक है, पैसा विथड्रॉ ही ना करें। तो सरकार कहती है कि अगर आप साल भर के अंदर अंदर विथड्रॉ नहीं करते तो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हम देखेंगे कि आपका बैलेंस कितना है, और उस बैलेंस के ऊपर जो भी विनिंग्स वाला पोर्शन होगा, जो भी नेट विनिंग्स का पोर्शन होगा, उस पर हम टीडीएस काटेंगे, ठीक। ये लिखा है, आओ इसको देखो कायदे से, लेट्स लुक एट इट। क्या है, टैक्स नॉट डिडक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ दिस कंसेशन, टैक्स नॉट डिडक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ दिस कंसेशन, इस कंसेशन की वजह से जो टैक्स नहीं डिडक्ट किया है, इज डिडक्टेड एट अ टाइम, उसको डिडक्ट किया जाए कब, एट अ टाइम व्हेन द नेट विनिंग्स कंप्राइज्ड इन विथड्रॉल एक्सीड्स 100 रुपीज इन द सेम मंथ और सब्सिक्वेंट मंथ, ठीक है, और सब्सिक्वेंट मंथ। जब विथड्रॉल में आपने जब आपने विथड्रॉ किया तो जो नेट विनिंग्स है वो या तो 100 रुपए से एक्सीड करते हैं इसी मंथ में या अगले मंथ में, या फिर इफ देयर इज नो सच विथड्रॉल, या अगर विथड्रॉल है ही नहीं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो साल के एंड में आपको टीडीएस काटना होगा। तीसरी कंडीशन, the deductor undertakes responsibility of paying the difference if the balance in the user account at the time of tax deduction under section 194B of the act is not sufficient to discharge the tax deduction liability। तो जो भी गेम वाले ओनर्स होते हैं जिनको भी टैक्स को डिडक्ट करना होता है, वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि अगर साल के एंड में जो मैं टीडीएस काटने वाला हूं, वो जितना उसके पास बैलेंस है, वो बैलेंस जो है वो टीडीएस को पूरा नहीं कर पाएगा, तो जितना भी डिफरेंस होगा वो मैं बेयर करूंगा, ठीक है। डिडक्टर कह रहा है, डिडक्टर क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर यूजर के अकाउंट में उतना बैलेंस नहीं होगा कि मैं उसमें से प्रॉपर्ली टीडीएस काट पाऊं, अगर यूजर के अकाउंट में उतना बैलेंस नहीं होगा कि मैं उसमें से प्रॉपर्ली टीडीएस काट पाऊं, तो टैक्स वाला जितना भी शॉर्टफॉल होगा वो मैं बेयर करूंगा। द डिडक्टर अंडरटेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफ पेइंग द डिफरेंस, डिफरेंस पे करेगा if the balance in the user account at the time of tax deduction under section 194BA of the act is not sufficient to discharge the tax deduction liability। तो यूजर के अकाउंट में जो बैलेंस है वो टैक्स डिडक्शन की लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए सफिशिएंट ही नहीं है, तो फिर कौन उसको पे करेगा, डिडक्टर पे करेगा। तो अगर ये तीन कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, तो फिर आपको हर बार विथड्रॉल के समय नेट विनिंग्स के पोर्शन पर टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द नेट विनिंग्स इज इन काइंड, अगर नेट विनिंग्स काइंड में है, हाउ विल टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 194BA ऑपरेट। अगर नेट विनिंग्स काइंड में है, ठीक है, तो फिर मतलब ऑनलाइन गेम खेला आपने, ऑनलाइन गेम खेलने में आपको काइंड में विनिंग्स मिल गई, आपको कैश में नहीं मिली, आपको काइंड में विनिंग्स मिल गई, तो अब 194BA के हिसाब से टीडीएस कैसे करेगा। तो देखो, at the outset it may be clarified that where money in user account is used to buy an item in kind and given to the user, then it is net winnings in cash only and the deductor is required to deduct tax at source under section 194BA accordingly। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि यूजर के अकाउंट में बैलेंस था, यूजर के अकाउंट में बैलेंस था, उसी पैसे को यूज करके ही तो कोई चीज खरीद कर यूजर को दी जाएगी, ठीक है, उसी पैसे को यूज करके ही तो कोई चीज यूजर को खरीद कर दी जाएगी। सपोज मैं एक गेमर हूं, राइट, अब मेरे अकाउंट में लेट्स से 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, जो गेम का ऑनलाइन गेम का अकाउंट है उसमें सपोज 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, ठीक है। अब वहां पर सपोज जो भी गेम में खेल रहा हूं, उस गेम में ये कंडीशन है कि अगर आपका बैलेंस 1 लाख क्रॉस हो जाता है तो हम उस बैलेंस के बदले आपको 1 लाख रुपए नहीं देंगे, हम उस बैलेंस के बदले आपको ये वाली गिफ्ट दे देंगे। तो मतलब क्या है कि 1 लाख रुपए के बदले ही तो ये गिफ्ट मिल रही है, ठीक है, तो भाई इस पर टीडीएस कटेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस चीज को क्लैरिफाई किया, एट द आउटसेट इट मे बी क्लैरिफाइड दैट वेयर मनी इन यूजर अकाउंट,
where money in user account is used to buy an item in kind. उसी पैसे को यूज करके आप एक काइंड वाला आइटम पे कर रहे हो एंड गिवन टू द यूजर, देन इट इज नेट विनिंग्स इन कैश ओनली, तो वो कैश वाली ही विनिंग्स मानी जाएगी एंड द डिडक्टर इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 194BA अकॉर्डिंगली, और डिडक्टर को टीडीएस काटना पड़ेगा। ठीक है, डिडक्टर को टीडीएस काटना पड़ेगा। आओ, लेकिन एक दूसरी सिचुएशन भी अराइज हो सकती है, एक दूसरी सिचुएशन भी अराइज हो सकती है। However, there could be a situation where the winning of a game is a prize in kind. In that situation, provision of section 194BA2 will operate. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जो विनिंग्स हैं वो कैश में थी नहीं, वो एक्चुअली काइंड में ही आई हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो 194BA2 के जो प्रोविजंस हैं वो ऑपरेट करेंगे। वो प्रोविजंस क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस, where the net winnings are wholly in kind or partly in cash and partly in kind, but the part in cash is not sufficient to meet the liability of deduction of tax in respect of whole of the net winnings. In these situations, the person responsible for paying shall, before releasing the winnings, ensure that tax has been paid in respect of the net winnings. In the above situation, deductor will release the net winnings in kind after the deductee provides proof of payment of such tax, that is, चालान details, etc. बहुत ही सिंपल है। यही वाली चीज हम लोग अभी तक भी बात करते हुए आते थे। ठीक है, हॉर्स रेसेस में, कार्ड गेम्स, लॉटरी, पजल्स और इन सारी चीजों में भी हम लोग यही वाली बात करते हुए आते थे कि सपोज आपको लॉटरी में गाड़ी मिली, ठीक है ना, सपोज आपको लॉटरी में गाड़ी मिली, तो अब गाड़ी अगर आपको मिल रही है तो फिर उस पर टीडीएस कैसे कटेगा? तो जो भी डिडक्टर होगा वो इंश्योर करेगा कि सपोज अगर आपको लेट्स से 10 लाख रुपए की गाड़ी मिल रही है तो उस पर 30% अगर हम टीडीएस काटेंगे तो 3 लाख रुपए का टीडीएस बनता है। अब गाड़ी में से आधा पार्ट निकाल कर तो आपको गाड़ी दी नहीं जाएगी, तो जो डिडक्टर है वो इंश्योर करेगा कि आप अपनी जेब से 3 लाख रुपए टैक्स जमा करो, उसका चालान आप डिडक्टर को दिखाओ, उसका चालान आप डिडक्टर को दिखाओ, तब जाकर डिडक्टर आपको गाड़ी इशू करेगा। ठीक है, अदरवाइज डिडक्टर आपको गाड़ी इशू नहीं करेगा। ठीक, इसी चीज को इन्हीं लाइंस पर हमने ये भी बात की थी कि मान लो आपका कैश अमाउंट 1 लाख रुपए का है, या सपोज कैश अमाउंट आप, हाँ आपका गाड़ी आपकी 3 लाख रुपए की है ना, गाड़ी आपकी 3 लाख रुपए की है, सपोज आपका कैश अमाउंट 1 लाख रुपए का है। ठीक है, तो कोई आपने एक ऐसी लॉटरी जीती जहां पर गाड़ी 3 लाख रुपए की आपको मिल रही है और 1 लाख रुपए का कैश मिल रहा है। अब 10 लाख रुपए की गाड़ी मिल रही है और 1 लाख रुपए का कैश मिल रहा है। ठीक है, जहां आपको 10 लाख रुपए की गाड़ी मिल रही है, 1 लाख रुपए का आपको कैश मिल रहा है। अब टोटल अमाउंट कितना हुआ? 11 लाख हुआ। 11 लाख का 30% कितना होगा? 11 लाख का 30% कितना होगा? 3,30,000 होगा। लेकिन कैश अमाउंट कितना है? कैश अमाउंट तो 1 ही लाख रुपए, तो 3,30,000 में से 1 लाख तो निकल जाएगा, क्योंकि 1 लाख जो आपको कैश मिला है वही काट लिया जाएगा। अब लेकिन जो 2,30,000 बचा, तो डिडक्टर विल इंश्योर कि आप अपनी जेब से 2,30,000 जमा करोगे, फिर आप चालान दिखाओगे, तब जाकर आपको गाड़ी रिलीज की जाएगी। ठीक है, ये वाली चीज हम लोगों ने लॉटरी और बाकी गेम्स के केसेस में पढ़ी थी, एग्जैक्टली वही वाली चीज उठाकर यहां पर भी डाल दी गई है। ऑनलाइन गेम्स में भी अगर आपको काइंड में पैसा मिलता है, काइंड में प्राइज मिलता है, या पार्टली इन कैश और पार्टली इन काइंड मिलता है, तो ऑनलाइन जो भी आपको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करेगा उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप अपनी जेब से जितना भी टैक्स की लायबिलिटी बनती है 30% की, उसको जमा करोगे सरकार को, आप उसको चालान दिखाओगे और तब जाकर वो आपको आपका प्राइज एंड काइंड डिसबर्स करेगा, इशू करेगा। ठीक, इन द ऑल्टरनेटिव, as an option to remove difficulty if any, the deductor may deduct the tax under section 194BA and pay to the government। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। 2 क्वेश्चंस हो गए। तीसरा क्वेश्चन आप देखते हैं, हाउ विल द वैल्यूएशन ऑफ विनिंग्स इन काइंड रिक्वायर्ड टू बी कैरीड आउट? ठीक है, हाउ विल द वैल्यूएशन ऑफ विनिंग्स इन काइंड रिक्वायर्ड टू बी कैरीड आउट? तो विनिंग्स इन काइंड जो है उसकी वैल्यू कैसे डिटरमिन की जाएगी? तो देखो, द वैल्यूएशन वुड बी बेस्ड ऑन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द विनिंग्स इन काइंड एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस। तो नॉर्मली तो फेयर मार्केट वैल्यू ले ली जाएगी, लेकिन इन 2 केसेस में फेयर मार्केट वैल्यू नहीं ली जाएगी, कोई और वैल्यू ली जाएगी। The online game intermediary has purchased the winnings before providing it to the user. In that case, the purchase price shall be the value for winnings. ठीक, तो यूजुअली क्या होता है, मैंने सपोज कोई गेम खेला, ठीक, अब उसने मेरे को बोल दिया कि आपको एक मर्सिडीज कार गिफ्ट की जा रही है, मतलब यू वन अ मर्सिडीज कार। तो मर्सिडीज कार की जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी, वही मेरे लिए वैल्यू ऑफ विनिंग्स हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर मान लो जो गेम का ओनर है, जिसने भी गेम बनाया हुआ है, वो ऑलरेडी मर्सिडीज कार खरीद कर अपने शोरूम में रख कर बैठा हुआ है और फिर वो वाली मर्सिडीज कार मेरे को दी जा रही है, तो फिर मेरे लिए विनिंग्स इन काइंड की वैल्यू क्या होगी? नॉट द फेयर मार्केट वैल्यू, बल्कि द परचेज प्राइस जिसमें गेम के ओनर ने वो मर्सिडीज खरीदी थी।
ठीक है, वो ज्यादा भी हो सकती है, वो कम भी हो सकती है, लेकिन ओनर ने जिस प्राइस पर मर्सिडीज खरीदी थी वही मेरे लिए विनिंग्स इन काइंड की वैल्यू मान ली जाएगी। एक केस तो ये हो गया एक्सेप्शन वाला। दूसरा, द ऑनलाइन गेम इंटरमीडिएरी मैन्युफैक्चर्स सच आइटम्स गिवन एज विनिंग्स। पता लगा मर्सिडीज वालों ने ही कोई गेम बनाया, ठीक है, तो अब मर्सिडीज वाले खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो मार्केट में जो फेयर मार्केट वैल्यू हो रही है वो नहीं, तो कौन सी वैल्यू? इन दैट केस the price that it charges to its customers for such items shall be the value for such winnings। तो ऐसे केस में मर्सिडीज वाले जो नॉर्मली अपने कस्टमर्स को चार्ज कर रहे हैं वो वैल्यू फॉर विनिंग्स मान ली जाएगी। It is further clarified that GST will not be included for the purpose of valuation of winnings for TDS under sections 194BA of the Act। Obviously, GST का कोई कनेक्शन नहीं है, GST हमारी ना तो इनकम होती है ना तो GST हमारी कॉस्ट होती है, ठीक है। तो एक और अमेंडमेंट आप लोगों का इस चैप्टर का यहां पर आकर कंप्लीट हो रहा है। इसी के साथ 194BA का डिस्कशन भी हमारा कंप्लीट हो गया। आओ अब हम आ रहे हैं 194BB पर, तो वही है हॉर्स रेसेस वाली विनिंग्स है। तो 10,000 तक आपका एग्जाम्प्ट है, 10,000 के ऊपर टीडीएस कटेगा, 30% के रेट से टीडीएस कटेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स को अगर आप पेमेंट करते हो, अगर आप सिंगल पेमेंट करते हो तो 30,000 थ्रेशोल्ड है। एक साल के अंदर अंदर अगर आप मल्टीपल पेमेंट्स करते हो तो जैसे ही टोटल पेमेंट 1 लाख क्रॉस करता है आपको टीडीएस काटनी पड़ेगी, टीडीएस काटना पड़ेगा। किस रेट से? अगर आप पेमेंट इंडिविजुअल्स को कर रहे हो तो 1% से टीडीएस काटो, अगर आप इंडिविजुअल्स के अलावा किसी और को पेमेंट कर रहे हो तो 2% से आप टीडीएस काटोगे। टाइम क्या होगा डिडक्शन का? पेमेंट और क्रेडिट व्हिचएवर इज अर्लियर, ठीक है। अब यहां पर भी बात क्या है कि अगर आप यानी जो पेयर है वो एक इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो टीडीएस काटने की लायबिलिटी उसके ऊपर तभी आएगी अगर पिछले साल उसका बिजनेस से टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था या प्रोफेशन से रिसीट्स 60-50 लाख से ज्यादा थी, ठीक है। नो टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड इफ द पेमेंट इज मेड फॉर पर्सनल पर्पसेस। अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर को पर्सनल पर्पस के लिए हायर किया था तो आपको टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं है। अब कॉन्ट्रैक्ट में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट भी आता है और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में 5 चीजें होती हैं, ABC²M, ठीक है। ए मतलब एडवर्टाइजिंग, बी मतलब ब्रॉडकास्टिंग या टेलीकास्टिंग, सी मतलब केटरिंग, सी मतलब कैरेज ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स और एम मतलब मैन्युफैक्चरिंग एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशंस यूजिंग द मटेरियल परचेज्ड फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। तो एम मतलब मैन्युफैक्चरिंग, नॉट जस्ट मैन्युफैक्चरिंग, कस्टमर की स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से आप मैन्युफैक्चर करोगे और मटेरियल भी कस्टमर से ही खरीद कर यूज करोगे। अगर आपने कहीं और से मटेरियल खरीद कर यूज किया तो वो यहां पर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नो टीडीएस ऑन पेमेंट टू ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। तो अगर आप ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को पैसा दे रहे हो तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है अगर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर 10 या 10 से कम गुड्स कैरेजेस ओन कर रहा है, साल भर में ओन कर रहा है, यूज नहीं कर रहा, ओन कर रहा है, ठीक है। engages in the business of flying, leasing and flying या leasing of goods carriages has furnished declaration along with PAN, ठीक। अगर ऐसा है तो टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका 194D, इंश्योरेंस कमीशन, ठीक है। तो अगर इंश्योरेंस के लिए कमीशन दिया जाता है, अगर इंश्योरेंस कमीशन होता है तो देखो एक चीज और है, कमीशन में हमेशा याद रखना थ्रेशोल्ड लिमिट इज 15,000। अलग अलग टाइप के कमीशन आएंगे अभी, ठीक है। जैसे 194D में इंश्योरेंस कमीशन आया, 194G में कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स आएगा, ठीक है। ऐसे 194H में भी कमीशन आ जाएगा, कमीशन और ब्रोकरेज आ जाएगा, राइट। तो कमीशन के केस में थ्रेशोल्ड लिमिट विल ऑलवेज बी 15,000 रुपीज, रिमेंबर दैट। तो इंश्योरेंस कमीशन अगर आपने 15,000 से ऊपर पे किया तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। किस रेट से? अगर आप नॉन कॉर्पोरेट्स को पे कर रहे हो तो 5% के रेट से, अगर आप डोमेस्टिक कंपनीज को पे कर रहे हो तो 10% के रेट से एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट व्हिचएवर इज अर्लियर। 194DA बात करते हैं मैच्योरिटी ऑफ एलआईसी के बारे में, ठीक है। अब एलआईसी के मैच्योरिटी पर टीडीएस आपका तभी कटेगा, एलआईसी की मैच्योरिटी पर टीडीएस आपका तभी कटेगा अगर मैच्योरिटी में जो पैसा मिल रहा है वो टैक्सेबल है, ठीक है। एलआईसी की मैच्योरिटी में जो पैसा मिलता है वो 1010D में एग्जेम्प्ट होता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम लोगों ने इस पर डिटेल डिस्कशन किया है, इस पर क्लैरिफिकेशन भी आया है, भयंकर वाला अमेंडमेंट है, पूरे अमेंडमेंट को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अब समझना है यहां पर, अगर एलआईसी के मैच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा सेक्शन 10D में एग्जेम्प्ट है तो फिर उस पर टीडीएस काटने की क्या जरूरत है, ठीक है। लेकिन अगर वो पैसा टैक्सेबल है तो टीडीएस कटेगा। किस पर टीडीएस कटेगा? जो भी आपका इनकम वाला पोर्शन होगा उस पर टीडीएस कटेगा। कैसे पता चलेगा इनकम वाला पोर्शन क्या है?
इनकम वाला पोर्शन क्या है वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि अगर मान लो मैंने सपोज एनुअल प्रीमियम्स पे किए और प्रीमियम पे करते करते मैंने सपोज 20 लाख रुपीस का प्रीमियम कर दिया 20 साल में या 30 साल में जितना भी था, मैंने सपोज टोटल एग्रीगेट प्रीमियम मैंने 20 लाख का पे किया और मेच्योरिटी के समय मेरे को 25 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो 5 लाख रुपए मेरी इनकम हो गई। ठीक है, तो टीडीएस अगर कटेगा तो 5 लाख रुपए के ऊपर कटेगा। ठीक, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? विनिंग वाला अमाउंट 1 लाख से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, विनिंग वाला अमाउंट 1 लाख से ऊपर होना चाहिए। तो विनिंग वाला अमाउंट अगर 1 लाख से ऊपर है, 1 लाख या उससे ऊपर है, तो फिर टीडीएस कटेगा, अदरवाइज टीडीएस नहीं कटेगा। रेट ऑफ टीडीएस 5% का है एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो टीडीएस इज डिडक्टेड ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम कंप्राइज्ड देयरइन। ठीक, फिर 194G कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। यहां 194G आप ऐसे याद रख सकते हो, गैम्बलिंग से। ठीक है, तो लॉटरी टिकट्स जो बेच रहे हैं, तो लॉटरी के जो ओनर्स होते हैं वो लॉटरी टिकट बेचने वालों को कमीशन देते हैं। ठीक है, तो कमीशन के केस में मैंने आपको बताया थ्रेशोल्ड लिमिट हमेशा याद रखना 15,000। रेट ऑफ टीडीएस 5% है एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो आपका आता है वो है 194H। तो यहां पर भी मैंने आपको बताया कमीशन और ब्रोकरेज, ये भी 15,000 की आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट है। रेट ऑफ टीडीएस 5% है। टाइम ऑफ डिडक्शन है पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। अब इधर देखो, यहां पर भी अगर आप ये पेमेंट कर रहे, अगर मैं पेयर हूं, ठीक है, मैं जैसे पेयर हूं और मैं एक इंडिविजुअल या एचयूएफ हूं, तो मेरे को टीडीएस तभी काटना होगा अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में मेरा बिजनेस से टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था या प्रोफेशन से रिसीट्स मेरी 50 लाख से ज्यादा थी। डन। नेक्स्ट 194I। 194I रेंट के बारे में बात करता है। अब आप यहां पर क्या क्या चीजें रेंट ले सकते हो? प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? थ्रेशोल्ड लिमिट है 2,40,000। अगर 2,40,000 से ज्यादा का आप रेंट पे करोगे तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। किस रेट से? प्लांट एंड मशीनरी का अगर आपने रेंट पे किया है तो 2% के रेट से। अगर आपने लैंड बिल्डिंग या फर्नीचर फिक्सचर्स पर रेंट पे किया है तो 10% के रेट से आपको टीडीएस काटना होगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। और यहां पर भी वही है कि अगर पेयर इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो टीडीएस उसको तभी काटना होगा अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में बिजनेस से उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था या प्रोफेशन से उसकी रिसीट्स 50 लाख से ज्यादा थी। नेक्स्ट आ रहा है 194IA। आइए और मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी लेकर जाइए। ये है ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो अगर 50 लाख से ज्यादा का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होती है और कंसिडरेशन होता है तो टीडीएस कटता है। 1% से टीडीएस कटेगा पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। ठीक, टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड ओनली इफ द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और द कंसिडरेशन एक्सीड्स 50 लाख रुपए। ठीक है, तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू या कंसिडरेशन इन दोनों में से कुछ भी अगर 50 लाख क्रॉस करेगा तब टीडीएस कटेगा। रेट ऑफ टीडीएस इज अप्लाइड ऑन द कंसिडरेशन और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर। ठीक है, तो किस पर कटेगा? या तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू या तो आपका कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड ऑन परचेज ऑफ रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक, अगर मैं रूरल एग्रीकल्चरल लैंड परचेज कर रहा हूं तो उस पर जो भी मैं पेमेंट करूंगा उस पेमेंट पर मेरे को टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं है। 194IB है रेंट बाय सर्टेन इंडिविजुअल्स या एचयूएफ्स। ठीक है, अब अगर मैं कहीं पर किसी मकान में रह रहा हूं और उस मकान का मैं किराया दे रहा हूं, 50,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा का किराया है, तो मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा 5% के रेट से। कब टीडीएस काटूंगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, अब सुनना, इंडिविजुअल्स और एचयूएफ्स हैविंग टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस इन द लास्ट प्रीवियस ईयर exceeding 1 crore rupees or professional receipts exceeding 50 lakh rupees are not required to deduct TDS under this section. ठीक है, अभी तक हम लोग क्या बढ़ रहे थे? अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि अगर मैं कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ हूं तो मेरे को टीडीएस काटने की जरूरत तभी होगी अगर मेरे पिछले साल में बिजनेस से टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था और या फिर प्रोफेशनल से रिसीट्स मेरी 50 लाख से ज्यादा थी। इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम बात कर रहे हैं कि ऐसे इंडिविजुअल्स और एचयूएफ्स को 194IB में टीडीएस नहीं काटना है। 194IB में टीडीएस नहीं काटना है। ठीक है, ओके। अब टीडीएस में यहां पर 194IB में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि यहां पर लिखा तो है पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, दैट इज ट्रू, लेकिन हर महीने के रेंट के समय नहीं।
ठीक है, हर महीने के रेंट के समय नहीं, जो आखिरी महीने का रेंट आप पे करोगे या आखिरी महीने का रेंट जब आप ड्यू करोगे तब आपको टीडीएस काटना होगा ऑन दी एंटायर ईयर्स अमाउंट। ठीक है, ऑन दी एंटायर ईयर्स अमाउंट। ठीक, तो सपोज मेरा जो रेंट है, मैं किसी मकान में रह रहा हूं, राइट, मैं किसी मकान में रह रहा हूं और मैं 60,000 रुपए रेंट पे कर रहा हूं, 60,000 रुपीज का मैं रेंट पे कर रहा हूं, तो साल भर का कितना हो गया? साल भर का हो गया मेरा 60,000 इंटू 12, साल भर का हो गया 60,000 इंटू 12, ये मेरा साल भर का हो गया 7,20,000 रुपीज। इस पर मुझे टीडीएस काटना होगा, इस पर मैं टीडीएस काटूंगा 5% के रेट से, इस पर मैं टीडीएस काटूंगा 5% के रेट से, 36,000 रुपीज का टीडीएस काटूंगा। लेकिन कब? आखिरी महीने के रेंट का पेमेंट करते समय। तो आखिरी महीने जब मैं 60,000 रुपीज का पेमेंट करूंगा तो उसमें से 36,000 रुपीज माइनस करूंगा और मैं 24,000 रुपीज का रेंट उनको दूंगा। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स अगर मान लो मैं साल खत्म होने से पहले प्रॉपर्टी को वेकेट कर देता हूं तो जो मेरा आखिरी महीना होगा उस प्रॉपर्टी में, उस महीने का रेंट पे करते समय मैं टीडीएस काटूंगा। ठीक है, तो TDS is to be deducted from the rent of the last month only. However, the amount of TDS cannot exceed the amount of rent for the last month. ठीक है, मान लो TDS का अमाउंट लास्ट मंथ के रेंट से भी ज्यादा आ जाता है तो उतना ज्यादा नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन 194J। ठीक है, सेक्शन 194J 6 चीजों के बारे में बात करता है। प्रोफेशनल सर्विसेज अगर आप दे रहे हो, ठीक है, अगर आप प्रोफेशनल सर्विसेज मतलब जैसे मैं प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा हूं, मुझे पैसा मिलेगा तो जो मुझे पैसा देगा वो टीडीएस काटेगा। अगर मैं टेक्निकल सर्विसेज पर टीडीएस कटता है, रॉयल्टी फॉर फिल्म्स पे टीडीएस कटेगा, रॉयल्टी अदर पे टीडीएस कटेगा फिल्म्स के अलावा, नॉन कंपीट फी पर टीडीएस कटेगा और डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन पर भी टीडीएस कटेगा। क्या क्या थ्रेशोल्ड्स हैं प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए और टेक्निकल सर्विसेज के लिए और रॉयल्टी के लिए और नॉन कंपीट फी के लिए? 30-30 हजार के थ्रेशोल्ड्स हैं इंडिविजुअली। ठीक है, मतलब अगर मैं कहीं पर प्रोफेशनल सर्विस भी दे रहा हूं और टेक्निकल सर्विस भी दे रहा हूं, प्रोफेशनल सर्विस के लिए वो मेरे को 25,000 पे कर रहे हैं, टेक्निकल सर्विस के लिए सपोज में वो मेरे को 20,000 पे कर रहे हैं, तो टोटल 45,000 रुपीज हो गया, विच एक्सीड्स 30,000 रुपीज। बट सिंस इंडिविजुअल थ्रेशोल्ड्स हैव नॉट बीन क्रॉस्ड, माय पेमेंट विल नॉट बी सब्जेक्ट टू टीडीएस। ठीक है, तो प्रोफेशनल सर्विस के लिए आई एम रिसीविंग 25,000 रुपीज, टेक्निकल सर्विस के लिए आई एम रिसीविंग 20,000 रुपीज सपोज, तो माय टोटल इज 45,000 रुपीज, बट स्टिल माय पेमेंट विल नॉट बी सब्जेक्ट टू टीडीएस। व्हाई? बिकॉज दिस 30,000 थ्रेशोल्ड लिमिट्स आर इंडिविजुअल लिमिट्स। तो प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए अगर आप 30,000 से ज्यादा का पेमेंट कर रहे हो तभी आपको टीडीएस काटना है एंड सो ऑन। तो प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज और रॉयल्टी और नॉन कंपीट फी, इनके लिए 30-30 हजार की लिमिट है। डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन के लिए देयर इज नो थ्रेशोल्ड एट ऑल। ठीक, रेट्स के बारे में बात करते हैं। तो प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए 10%, टेक्निकल सर्विसेज के लिए 2%, रॉयल्टी फिल्म्स वाले 2%, बाकी रॉयल्टी 10%, नॉन कंपीट फी 10%, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन 10%। टाइम एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। यहां पर भी वही बात है कि अगर पेयर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो उसको टीडीएस तभी काटना होगा अगर पिछले साल उसका बिजनेस से टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था या प्रोफेशन से उसकी रिसीट्स 50 लाख से ज्यादा थी। देन वी हैव 194K इनकम फ्रॉम यूनिट्स। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी पढ़ा था कि म्यूचुअल फंड की यूनिट से अगर मेरे को इनकम हो रही है तो 5,000 से ज्यादा की इनकम है तो 10% के रेट से टीडीएस कटेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। वेरी सिंपल सेक्शन। नेक्स्ट 194LA, इसको मैंने याद करवाया था, ला कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, 2.5 लाख से ज्यादा का पेमेंट अगर है तो फिर 10% के रेट से टीडीएस कटेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट वी हैव 194M। ठीक है, 194M मैंने आपको बताया था मजाक है ये। ठीक है, कैसे मजाक है? क्योंकि 194C, 194H और 194J, ठीक है, 194C क्या है? पेमेंट टू अ कॉन्ट्रैक्टर, 194H क्या है? कमीशन और ब्रोकरेज, और 194J क्या है? प्रोफेशनल या टेक्निकल फी। इन तीनों सेक्शंस में हम लोगों ने बात की थी कि अगर पेयर इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो उसको टीडीएस तभी काटना होगा अगर पिछले साल उसका बिजनेस से टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था या प्रोफेशन से उसकी रिसीट्स 50 लाख से ज्यादा थी। ठीक है, अदरवाइज उसको टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं है। 194M ये कहता है कि वो सभी लोग जो 194C, H और J में टीडीएस नहीं काट पा रहे हैं वो 194M में टीडीएस काटेंगे। ठीक है, वो 194M में टीडीएस काटेंगे। तो इफ आई एम नॉट लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 194C, इफ आई एम पेइंग टू अ कॉन्ट्रैक्टर
लेट्स से कॉन्ट्रैक्टर को पर्सनल पर्पस के लिए अगर मैं कुछ पेमेंट करता हूं तो मुझे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 194C में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, तो मैं देखूंगा क्या मुझे 194M में टीडीएस काटने की जरूरत है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला है इसको मजाक, 194M, M फॉर मजाक, ठीक है। कि अगर C, J और H में आप टीडीएस नहीं काट पा रहे हो फॉर व्हाटएवर रीजन, मे बी आप लायबल नहीं हो क्योंकि आपका बिजनेस से टर्नओवर 1 करोड़ से कम था, या प्रोफेशन से आपकी रिसीट्स 50 लाख से कम थी पिछले साल की, तो आप एक बार 194M चेक करो, कहीं 194M में तो लायबल नहीं हो, ठीक। तो यहां पर है, अगर आप 50 लाख से ज्यादा का पेमेंट करोगे तभी आपको टीडीएस काटना होगा एट द रेट ऑफ 5% at the time of payment or credit, whichever is earlier, ठीक। Then we have 194N. 194N है for cash withdrawals from bank, ठीक है। बैंक से अगर मैं कैश को विथड्रॉ करता हूं, तो अगर मैंने साल भर में 1 करोड़ से ज्यादा का विथड्रॉल किया तो फिर बैंक मुझे उसको पैसा देते समय टीडीएस काटेगा, ठीक है। तो नॉन डिफॉल्टर इंडिविजुअल्स के लिए 1 करोड़ की थ्रेशोल्ड है, डिफॉल्टर इंडिविजुअल्स के लिए 20 लाख की थ्रेशोल्ड है, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए 3 करोड़ की थ्रेशोल्ड है, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए 3 करोड़ की थ्रेशोल्ड है। आओ देखो कितने रेट से लगता है टीडीएस, 2% से लगता है, ठीक है। तो अगर मैं नॉन डिफॉल्टर हूं, डिफॉल्टर का मतलब क्या हो गया कि मैंने अपना रिटर्न ऑफ इनकम पिछले सालों का टाइमली फाइल नहीं किया, तो ये देखो, यू आर अ डिफॉल्टर इफ यू हैवंट फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द 3 years प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्रीवियस ईयर 23-24, देन मैंने प्रीवियस ईयर 22-23 का, 21-22 का और 20-21 का, ठीक है, इन 3 सालों का मैंने रिटर्न फाइल नहीं किया तो मैं एक डिफॉल्टर हो जाता हूं, ठीक है। अगर मैं एक डिफॉल्टर नहीं हूं तो मेरे लिए थ्रेशोल्ड लिमिट 1 करोड़ की है, और 1 करोड़ के ऊपर जितना भी पैसा मैं विथड्रॉ करूंगा उस पर 2% के रेट से टीडीएस कटेगा, ठीक है। तो सपोज आई विथड्रॉ 1 करोड़ 20 लाख रुपीज फ्रॉम बैंक, तो बैंक विल डिडक्ट टैक्स एट सोर्स ओनली ऑन 20 लाख रुपीज एट द रेट ऑफ 2%, नॉट ऑन द एंटायर 1 करोड़ 20 लाख रुपीज, ठीक। अगर मैं डिफॉल्टर हूं तो मेरे लिए थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख की हो जाती है, 20 लाख के ऊपर जितना भी मैं विथड्रॉ करूंगा उस पर 2% के रेट से टीडीएस कटेगा, और 20 लाख से 1 करोड़ तक तो 2% के रेट से टीडीएस कटेगा, 1 करोड़ के ऊपर 5% के रेट से टीडीएस कटेगा इफ आई एम ए डिफॉल्टर। इफ आई एम नॉट ए डिफॉल्टर तो 20 लाख के ऊपर तो टीडीएस कटेगा ही नहीं। तो देखो, 2% on amount exceeding 1 crore rupees for non-defaulters, 2% on amount from 20 lakh rupees to 1 crore rupees, and 5% on amount exceeding 1 crore rupees for defaulters, ठीक। Then we have 194P. 194P बात करता है पेंशन पेमेंट्स टू स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स। स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स वो लोग होते हैं जिनकी सिर्फ पेंशन आ रही है, और जिस बैंक अकाउंट में उनकी पेंशन डिपॉजिट हो रही है उसी बैंक अकाउंट में उनके बाकी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, ठीक है। मैं एक रिटायर्ड सीनियर सिटीजन हूं सपोज, और मेरे पास पेंशन आ रही है, सरकार की तरफ से पेंशन आ रही है मेरे एसबीआई के अकाउंट में। अब एसबीआई में ही मेरे सारे के सारे फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, एसबीआई में ही मेरे सारे के सारे रेकरिंग डिपॉजिट्स हैं, तो मैं एसबीआई से कहता हूं कि सर देखिए आपको मेरी पूरी इनकम मालूम है, ठीक है, आपको मेरी पूरी इनकम मालूम है, आप मेरी पूरी इनकम के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो और उसके हिसाब से आप टैक्स निकाल लो, उसके हिसाब से आप टीडीएस काटना शुरू कर दो, ठीक है। तो पेंशन पेमेंट्स टू स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स, यहां पर भी पेंशन बेसिकली एक तरह से सैलरी होती है, और सैलरी पर टीडीएस करता है, उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। तो यहां पर भी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इज योर थ्रेशोल्ड लिमिट। सैलरीज में भी एवरेज रेट से टीडीएस कटता है, यहां पर भी एवरेज रेट से टीडीएस कटेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट। सैलरीज में भी वही है, यहां पर भी वही है। स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन का मतलब क्या है, एक ऐसे इंडिविजुअल जो इंडिया के रेजिडेंट हैं, जिनकी एज 75 साल या उससे ज्यादा है, और एक ही बैंक में पेंशन एंड वहीं से इंटरेस्ट, ठीक है, एक ही बैंक में पेंशन और वहीं से इंटरेस्ट, और इन स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स को इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक। देन वी हैव 194Q। 194Q लगता है परचेज ऑफ गुड्स पर। अगर आप कहीं से गुड्स परचेज कर रहे हो और परचेज वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है, तो यू आर सपोज्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स at the rate of 0.1% on the amount exceeding 50 lakh rupees at the time of payment of credit, whichever is earlier. Buyer to deduct TDS only if his business turnover is greater than 10 crore rupees in the last financial year. ठीक है, तो यहां पर ये 194Q में TDS आपको तभी काटना होगा अगर आपके पिछले प्रीवियस ईयर में, ठीक है, प्रीवियस ईयर 23-24 में अगर आप कुछ परचेज करते हो 50 लाख से ज्यादा का, तो फिर आपको टीडीएस काटना पड़ेगा सिर्फ तभी अगर प्रीवियस ईयर 22-23 में आपका बिजनेस का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा था, ठीक। लास्ट सेक्शन जो टीडीएस में आता है वो आता है 194R। 194 आता है परक्विजिट्स टू नॉन सैलरीड पीपल।
ठीक है, परक्विजिट्स टू नॉन सैलरीड पीपल। तो जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ठीक है, दे आर नॉट सैलरीड पीपल, लेकिन उनको परक्विजिट्स मिलते हैं क्या? बिल्कुल उनको परक्विजिट्स मिलते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को हायर करती हैं और कहती हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट का प्रमोशन करिए अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, ठीक है, और आपको हम अपनी कंपनी का ही कोई प्रोडक्ट एज अ गिफ्ट दे देंगे। तो ये क्या है? परक्विजिट है नॉन सैलरीड लोगों के लिए। ठीक है, 20,000 के ऊपर टीडीएस कटेगा 10% के रेट से, बिफोर पेमेंट कटेगा, एंड इफ द पेयर इज एन इंडिविजुअल या एचयूएफ, ही इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स ओनली इफ द टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर इज ग्रेटर देन 1 करोड़ रुपीस और प्रोफेशन से रिसीट्स 50 लाख से ज्यादा थी तो। ठीक है, तो टीडीएस के सारे सेक्शंस हम लोगों के यहां पर कंप्लीट हो गए हैं। आओ, अच्छा, ये सारे अमेंडमेंट्स भी हम लोगों ने यहां पर देख लिए। ठीक है, एडिशनल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो दिस अ सेक्शन कॉल्ड 206AA। ठीक है, 206AA कहता है कि जो डिडक्टी है, सपोज मुझे कहीं से पैसा मिल रहा है तो मुझे अपना पैन उसको देना पड़ेगा जो मुझे पैसा दे रहा है। ठीक है, अगर मैं उसको अपना पैन दूंगा तो वो मेरा जो टीडीएस है वो लॉ के हिसाब से जो भी रेट होगा उस रेट से काटेगा। अगर मैंने उसको अपना पैन नहीं दिया तो वो मेरा टीडीएस हायर रेट से काटेगा। ठीक है, तो डिडक्टी मस्ट फर्निश पैन टू द डिडक्टर। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है नॉन कंप्लायंस के? डिडक्टर टू डिडक्ट टैक्स एट द हायर ऑफ रेट इन टैक्स, रेट्स इन फोर्स 20%। ठीक है, तो 20% रेट्स इन फोर्स या रेट इन एक्ट, इनमें से जो भी ज्यादा होगा उस पर टीडीएस काटेगा, और 194Q के केस में 5%। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। 206AB क्या कहता है? टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स ऑन एनी सच सम पेड और क्रेडिटेड टू अ स्पेसिफाइड पर्सन। ठीक है, स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब क्या होता है? स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब यह होता है जिसने पिछले प्रीवियस ईयर का रिटर्न टाइमली फाइल नहीं किया और उसका जो टीडीएस या टीसीएस आ रहा है वो 50,000 से ज्यादा का है। ठीक है, प्रीवियस ईयर 23-24 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर प्रीवियस ईयर 22-23 का रिटर्न मैंने टाइमली फाइल नहीं किया और प्रीवियस ईयर 22-23 में मेरा जो टीडीएस या टीसीएस मिलाकर 50,000 से ज्यादा का था, तो मैं एक स्पेसिफाइड पर्सन हो जाता हूं। और स्पेसिफाइड पर्सन के केस में जो टीडीएस कटता है वो कटता है एट द हायर ऑफ ट्वाइस द रेट इन एक्ट या ट्वाइस द रेट्स इन फोर्स या फिर 5%। ठीक है, तो एट द हायर ऑफ ट्वाइस द रेट इन एक्ट, ट्वाइस द रेट इन फोर्स या फिर 5%। लेकिन ये इन सेक्शंस में अगर आप पैसा करोगे तो फिर आपको टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इनमें टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं होती है। स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, हैज नॉट फर्निश्ड द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच टैक्स इज टू बी डिडक्टेड फॉर द टाइम फॉर व्हिच द टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 139(1) हैज एक्सपायर्ड। ठीक है, aggregate of tax deducted at source and tax collected at source is 50,000 rupees or more in the said previous year. However, the specified person would not include, specified person में क्या क्या नहीं आएगा? नॉन रेजिडेंट विदाउट अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया या अ पर्सन एग्जेम्प्ट फ्रॉम फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर एंड नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब अगर मान लो किसी के ऊपर 206AA और 206AB दोनों अप्लाई कर रहे हैं, तो इन दोनों में से जिस पर टीडीएस का रेट ज्यादा आएगा, जिस पर टीडीएस का अमाउंट ज्यादा होगा, वो अप्लाई करेगा। ठीक है, तो if section 206AA is also applicable to the specified person, tax is required to be deducted at the higher of the two rates provided in section 206AA and 206AB। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा टीडीएस से रिलेटेड जो भी डिस्कशन है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर हम लोगों ने अमेंडमेंट्स को भी अच्छी तरह से कवर किया हुआ है। आओ एडवांस टैक्स के बारे में बात करते हैं। तो एडवांस टैक्स में ये बोला गया है कि हर इंसान को, हर पर्सन को अपना जितनी भी टैक्स लायबिलिटी है उसको साल के स्टार्टिंग में एस्टिमेट करना होता है और उस टैक्स लायबिलिटी को उसको 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होता है। ठीक है, तो लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, टैक्स पेबल इन एडवांस फॉर द इनकम ऑफ द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, ये कब एप्लीकेबल होता है? अगर आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा आ रही है तभी ये एप्लीकेबल होगा। रेजिडेंट इंडिविजुअल्स जो कि 60 इयर्स या उससे ज्यादा की एज के हैं, जिनकी अर्निंग पीजीबीपी में से कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसे रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, ऐसे रेजिडेंट सीनियर सिटीजन्स जो कि पीजीबीपी को छोड़कर बाकी सारी चीजों से पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, जो कि बाकी सारी चीजों से पैसा कमा रहे हैं, तो उनको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, उनको एडवांस टैक्स नहीं देना पड़ेगा, सॉरी, वो एडवांस टैक्स देने से एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो एक ऐसे सीनियर सिटीजन जो 60 इयर्स से ऊपर की एज है, ठीक है, कोई बिजनेस वगैरह कुछ नहीं है, चुपचाप इंटरेस्ट, रेंट और पेंशन वगैरह ये सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है, तो इनको भी एडवांस टैक्स वगैरह देने की कोई जरूरत नहीं है। ड्यू डेट्स या इंस्टॉलमेंट्स,
तो एप्लीकेबल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑफ इनकम जनरेशन, अमाउंट पेबल अभी इस समय तो नहीं है। आओ यहां पर देखते हैं। इंस्टॉलमेंट्स फॉर कॉर्पोरेट्स एंड नॉन कॉर्पोरेट्स एक्सक्लूडिंग प्रिजम्पटिव बेसिस अंडर सेक्शन 44 एडी और 44 एडीए। तो 15 जून तक आपको देना है 15% ऑफ द एडवांस टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। 15 सितंबर तक 45%, 15 दिसंबर तक 75% और 15 मार्च तक पूरा का पूरा आप लोगों को दे देना होगा, ठीक है। जो प्रिजम्पटिव वाले हैं उनको 31 मार्च तक देना होगा, 31 मार्च तक उनको देना होगा। तो देखो, फॉर एलिजिबल असेसीज ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस, आप लोगों को याद होगा 44 एडी बिजनेस वालों के लिए होता है और 44 एडीए प्रोफेशनल्स वालों के लिए होता है। यहां पर है कि अगर 2 करोड़ से कम आपका जो ग्रॉस रिसीट्स है वो 2 करोड़ से कम है तो फिर 8% ऑफ द ग्रॉस रिसीट्स आपकी इनकम मान ली जाएगी। और यहां पर क्या है कि अगर 50 लाख से कम आपकी ग्रॉस रिसीट्स है तो 50% ऑफ द ग्रॉस रिसीट्स आपकी इनकम मान ली जाएगी, ठीक। बाकी इस पर डिटेल डिस्कशन हम लोगों ने पीजीबीपी का रिवीजन करते समय किया हुआ था। तो फॉर एलिजिबल असेसीज ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस, उन लोगों के लिए क्या है, पेमेंट बाय 31 मार्च ट्रीटेड एज एडवांस टैक्स इन द फाइनेंशियल ईयर। ये आपको कब पे करना होता है, 15 मार्च से पहले पे कर देना होता है और होल अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स आपको एक साथ पे कर देना होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है इंटरेस्ट अंडर सेक्शंस 234A, 234B, 234C। 234A का इंटरेस्ट लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न के लिए होता है, ठीक है। और ये होता है 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग से लेकर जब तक भी आपका रिटर्न फाइल नहीं हो जाता या जब तक भी आपका असेसमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये वाला इंटरेस्ट लगता रहता है ऑन टैक्स पेबल, ठीक है। 234B शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स पर लगता है। आपका टोटल एडवांस टैक्स सपोज 1 लाख रुपए देना था और आपने टोटल एडवांस टैक्स सपोज लेट्स से 80,000 या 85,000 रुपीस पे किया, तो जो भी 15,000 रुपए का डिफरेंस है, ठीक है, 85,000 और 1 लाख के बीच में जो 15,000 का डिफरेंस है उस पर इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फ्रॉम 1st of April टिल द टाइम व्हेन यू पे द टैक्स, ठीक है। तो ये फ्रॉम 1st April ऑफ द असेसमेंट ईयर टिल द डेट ऑफ पेमेंट ऑन टैक्स पेबल। ये कब नहीं लगेगा, इफ ग्रेटर देन इक्वल टू 90% ऑफ द टोटल टैक्स लायबिलिटी हैज बीन पेड एज एडवांस टैक्स, ठीक है। तो अगर आपने 90% या उससे ज्यादा की एडवांस टैक्स लायबिलिटी को पे कर दिया था, अगर सपोज आपकी टैक्स लायबिलिटी 1 लाख रुपए की आती है और आपने सपोज 90,000 रुपीज पे कर दिया, तो इवन तो 10,000 से आपका एडवांस टैक्स शॉर्ट पेड है पर फिर भी 234B का उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 234C का इंटरेस्ट लगता है आप पर अगर आप एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट्स को डेफर करते हो, ठीक है। जैसे हम लोगों ने बात की कि 15 जून तक आपको एडवांस टैक्स की पहली इंस्टॉलमेंट पे करनी है, ठीक। कितनी पे करनी है, 15% ऑफ द टोटल टैक्स लायबिलिटी आपको पे करनी है। तो आपने सपोज 15 जून तक 15% नहीं पे किया, आपने लेट्स से 10% पे किया, 8% पे कर दिया, ठीक है। बाद में आपने उसका कॉम्पेंसेट कर दिया, लेकिन जो ड्यू डेट्स हैं उन ड्यू डेट्स तक अगर आपने एग्जैक्ट पेमेंट नहीं किया या उससे कम किया तो फिर 234C का इंटरेस्ट आप पर लगता है, ठीक है। 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। 24(3)C की स्पेसिफिक्स यहां पर है, इसके बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। ऑन शॉर्ट फॉल इन एडवांस टैक्स पेमेंट एज पर स्पेसिफाइड परसेंटेजेस एंड डेट्स, और यहां पर मार्जिन्स आपको प्रोवाइडेड है फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट्स। कौन कौन सी मार्जिन्स प्रोवाइडेड है, ये 234C के स्पेसिफिक्स में हम लोग यहां पर देखते हैं। स्पेसिफाइड डेट है 15 जून। 15 जून तक आपको 15% ऑफ द टैक्स पे कर देना चाहिए, ठीक है। अगर आपने 15% तक नहीं पे किया तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, 3 महीने तक का इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी 15 सितंबर को आएगी, ठीक है। तो 3 महीने तक का आपका इंटरेस्ट लगता है। 12% की मार्जिन आपको दी हुई है, 12% की मार्जिन आपको दी हुई है। इसका मतलब क्या है कि अगर 15% की जगह आपने 12% भी पे कर दिया ना तो फिर आपका 234C का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने सपोज 12% नहीं 11% ही पे किया, अगर आपने 11% पे किया तो आपका इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। इंटरेस्ट आपका 234C का इंटरेस्ट लगने लग जाएगा। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, उससे थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी। लेट्स से 1 लाख रुपीस है, लेट्स से 1 लाख रुपीस है मेरी टोटल टैक्स लायबिलिटी, उसका 15% कितना आता है, 15,000 रुपीस। तो आइडियली आई एम सपोज टू पे 15,000 रुपीस टिल 15th of June एज एडवांस टैक्स, ठीक है। लेट्स से मैंने 12% भी नहीं पे किया, आई पेड ओनली 11%, यानी मैंने 11,000 रुपीस पे किया, मैंने 11,000 रुपीस पे किया। आई वाज सपोज टू पे 15,000, आई पेड 11,000, तो ये जो 4,000 रुपीस है, 4,000 रुपीस का जो शॉर्टफॉल है, इस पर 1% पर मंथ के रेट से इंटरेस्ट लगेगा फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। इस पर 1% पर मंथ के रेट से इंटरेस्ट लगेगा फॉर 3 मंथ्स।
सिमिलरली 15 सितंबर तक 45% पे हो जाना चाहिए। अगर 36% भी आपने पे कर दिया तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C नहीं लगेगा, लेकिन अगर 36% से भी कम पे किया तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C लग जाएगा। यहां पर 75% और 100% स्पेसिफाइड है और इन पर कोई भी मार्जिन नहीं अलाउड है। ठीक है, मार्जिन का मतलब क्या है वो मैंने आप लोगों को यहां पर दिया हुआ है, समझा मैं चुका हूं, आप लोग इसको अपने आप से पढ़ सकते हो। ठीक है, हमारा देखते ही देखते टीडीएस भी कंप्लीट हो गया और एडवांस टैक्स भी कंप्लीट हो गया और अब हम लोग आ गए हैं टैक्स कलेक्शन एट सोर्स पर। ठीक है, तो टीडीएस क्या होता है? जब भी कोई बंदा किसी दूसरे बंदे को पैसा देता है तो देते समय कुछ टैक्स काट के सरकार को जमा करता है, दैट इज टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीसीएस क्या होता है? जब भी मैं किसी से पैसा लेता हूं तो मैं उससे कुछ एक्स्ट्रा पैसा ले लेता हूं और ये जो एक्स्ट्रा पैसा लेता हूं ये मैं सरकार को जमा करता हूं, तो ये होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ठीक है, अब अगेन जैसा मैंने आप लोगों को बताया, रेगुलर क्लास में जब मैं ये वाला चैप्टर पढ़ाता हूं, ठीक है, तो मैं सारे सेक्शंस आप लोगों को याद करवाता हुआ चलता हूं, ठीक, बार बार लिख लिख के रेपिटेशन करवा करवा के एंड ऑल दैट, और उसी क्लास में हम लोग ये समरी टेबल बनाते हैं और वही वाली समरी टेबल मैंने आप लोगों को यहां पर दी हुई है। ठीक है, थोड़ा सा बस उसमें कलर्स डाल दिए और कुछ भी नहीं है, राइट। तो देखो थोड़ी सी और मॉडिफाई भी किया। सेक्शन 2061 सबसे पहला तो ये है, नेचर ऑफ पेमेंट क्या है? सेल ऑफ सर्टेन गुड्स। ठीक है, कुछ सामान का अगर मैं बेच रहा हूं, अगर मैं कुछ बेच रहा हूं तो कोई खरीद रहा है मुझसे, कोई खरीद रहा है तो मुझे पैसा देगा, मैं उससे कुछ एक्स्ट्रा पैसा ले लूंगा, उस एक्स्ट्रा पैसे को टीसीएस बोला जाता है। यहां कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, लेकिन ये स्पेसिफाइड गुड्स क्या है? दारू, कबाड़ और मिनरल्स। दारू मतलब अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, कबाड़ मतलब स्क्रैप और मिनरल्स, इस पर 1% से मेरे को टीसीएस लेना होगा। टिम्बर विद और विदाउट फॉरेस्ट लीज। ठीक है, अब अगर आप बुक में देखोगे तो टिम्बर विद फॉरेस्ट लीज, टिम्बर अदर दैन दी अबव, ये सारी चीजें दी हुई हैं, तो मैंने सिंपली विद और विदाउट फॉरेस्ट लीज लिखा हुआ है, इस पर 2.5% के रेट से टीसीएस लगेगा। अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर भी 2.5% के रेट से टीसीएस लगेगा और तेंदू लीव्स पर 5% के रेट से टीसीएस लगेगा। टीडीएस में टाइम ऑफ डिडक्शन हम कब बोलते थे? पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। यहां पर टाइम ऑफ कलेक्शन हम बोलेंगे रिसीट और डेबिट विच एवर इज अर्लियर। यहां क्या बोलेंगे? रिसीट और डेबिट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, टीडीएस में हम लोग क्या करते थे? हम पे करते थे, पे करते समय टैक्स काटते थे। यहां हम ले रहे हैं पैसा और पैसा लेते समय हम एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं। तो जब हम टीडीएस के बारे में डिस्कशन करते थे तो हम पेमेंट करते थे, तो पेमेंट करते थे या उसको क्रेडिट या तो उसकी लायबिलिटी रेज करते थे, तो इन दोनों में से जो भी जल्दी होता था तब हम लोग टीडीएस काटते थे। अभी यहां पर कलेक्शन के समय क्या है कि यहां पर हमें पैसा मिल रहा है, तो मैं या तो मुझे पैसा मिल जाएगा, रिसीट हो जाएगी, या फिर मैं उसको अपनी बुक्स में एज एन एसेट रेज करूंगा। तो एसेट रेज करूंगा मतलब उसको डेबिट करूंगा, तो रिसीट और डेबिट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, buyer cannot be governments etc or an individual who purchases these things for personal consumption। तो बायर ऐसे नहीं होने चाहिए, मतलब सिंपली हो गया, अगर मैं गवर्नमेंट्स को बेच रहा हूं या किसी को पर्सनल कंजम्पशन के लिए चीज बेच रहा हूं, तेंदू लीव्स और कबाड़ और दारू वगैरह वगैरह, तो मेरे को टीसीएस लेने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बंदा है मेरे से, नहीं तो ऐसे आप सोचो ना यार, दारू आप खरीदने जाओगे अगर दुकान पर, ठीक है, और वो जो दुकानदार है वो आपसे टीसीएस लेने लग जाए, तब तो बेकार हो जाओगे ना। तो दारू जब आप खरीदते हो तो आप पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीदते हो, तभी आपको कोई टीसीएस वगैरह देना नहीं होता। Seller can only be governments, companies, firms, etc. However, an individual can also be considered as a seller only if his turnover from business is greater than 1 crore rupees or receipts from profession is greater than 50 lakh rupees in the last financial year। ठीक हो गया। नेक्स्ट 2061C, लाइसेंसिंग, पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइन और क्वारी। तो यहां पर थ्रेशोल्ड तो कुछ है नहीं, 2% के रेट से टीसीएस आपको करना होता है, रिसीट और डेबिट विच एवर इज अर्लियर, और यहां पर भी सेम कंडीशंस ये आ जाती है। नेक्स्ट 2061F, सेल ऑफ मोटर कार। ठीक है, तो मोटर कार अगर आप बेच रहे हो, 10 लाख से ज्यादा की मोटर कार अगर आप बेच रहे हो, 1% के रेट से आप टीसीएस कलेक्ट करोगे एट द टाइम ऑफ रिसीट। यहां पर सेलर सिर्फ गवर्नमेंट्स, कंपनीज, फर्म्स हो सकती हैं। अगर इंडिविजुअल है तो वो इसको सेलर हम तभी मानेंगे अगर उसका पिछले फाइनेंशियल ईयर में बिजनेस से टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था या प्रोफेशन से रिसीट्स 50 लाख से ज्यादा थी। ठीक है, 206C1G, अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसमें भर भर के अमेंडमेंट्स आए हुए हैं। ठीक है, काफी अमेंडमेंट्स आए हुए हैं इसमें, तो अब यहां पर ध्यान देना। 206C1G, 206C1G को मैंने ऐसे याद कराया था, G फॉर घूमी घूमी। तो अगर आप घूमी घूमी करने जाते हो, ठीक है, मतलब आप ओवरसीज टूर पैकेज बेचते हो, ठीक है, आप ओवरसीज टूर पैकेज बेचते हो या
ओवरसीज रेमिटेंस करवाते हो, ओवरसीज रेमिटेंस करवाते हो, पैसा यहां से बाहर भिजवाते हो, ठीक है, तो फिर आपको टीसीएस काटना होगा। ठीक, अब देखो अलग अलग रेट्स हैं, यहां पर अलग अलग थ्रेशोल्ड्स हैं मतलब, ठीक है, और यहां पर जो टाइम ऑफ कलेक्शन है वो है रिसीट और डेबिट विच एवर इज अर्लियर, रिसीट और डेबिट विच एवर इज अर्लियर। जितने भी आपके ये हैं थ्रेशोल्ड्स, ये आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि इसमें मेजर चेंजेस हैं इन थ्रेशोल्ड्स में, और ये बहुत बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, अगर आप घूमने जा रहे हो, अगर आप घूमने वाला पैकेज बेच रहे हो, तो 30 सितंबर 2023 तक 5% के रेट से टीसीएस लेना था। 1 अक्टूबर से 7 लाख तक का है तब तो 5% लो, 7 लाख के ऊपर है तो 20% लो। ठीक है, 7 लाख का बेच रहे हो अगर आप ओवरसीज टूर पैकेज तो 5% का लो, 7 लाख के ऊपर अगर आप बेच रहे हो ओवरसीज टूर पैकेज तो आप 20% लो। तो ये तो हो गई घूमने वाली बात। ठीक है, अगर आप एजुकेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए काम कर रहे हो, एजुकेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 7 लाख तक नील, 7 लाख के ऊपर 5%। ठीक है, यहां एजुकेशन और ट्रीटमेंट में अप टू 30 सितंबर या फ्रॉम 1 अक्टूबर का कोई पंगा नहीं है। ठीक है, तो एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट में वही वाली चीज है, अप टू 7 लाख रुपीस, चाहे अप टू 30 सितंबर हो या 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स हो, नील होगा, और अबव 7 लाख रुपीस 5% होगा। एजुकेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा अगर कुछ और किया जा रहा है तो देखो, अप टू 30 सितंबर 7 लाख तक नील, 7 के ऊपर 5%, और 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स 7 लाख तक नील, 7 के ऊपर 20%, 7 लाख तक नील, 7 के ऊपर 20%। ठीक है, लोन अगर आपने लिया है सेक्शन 80E वाला, सेक्शन 80E क्या है, जहां पर आप एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए लोन लेते हो और उस पर जो भी आप इंटरेस्ट पे करते हो उसका आपको रिडक्शन मिल जाता है। ठीक है, तो 7 लाख तक नील, 7 लाख के ऊपर 0.5% के रेट से टीसीएस आपको लेना होगा। ठीक है, 0.5% के रेट से टीसीएस आपको लेना होगा। अब इसके ऊपर भी ये वाला जो आपका सेक्शन है, कहां गया, 2061G, इस वाले सेक्शन के ऊपर भी अच्छा खासा सर्कुलर आया हुआ है। ठीक है, अच्छा खासा सर्कुलर आया हुआ है, ये रहा वो सर्कुलर। ठीक है, ये रहा वो सर्कुलर। तो आओ एक एक करके, अगेन इस पूरे सर्कुलर में 8-9 क्वेश्चंस हैं, और एज इट इज आईसीएआई ने भी ये पूरे के पूरे 8-9 क्वेश्चंस को आपके सिलेबस में रखा हुआ है। ठीक है, तो इन 8-9 क्वेश्चंस में से भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए, राइट, डेफिनेटली आएंगे। तो इसको आओ हम लोग एक एक क्वेश्चन को कायदे से पढ़ते हैं और देखते हैं, समझते हैं। Circular number 10/23 dated 30th June, circular to remove difficulty in implementing of changes related to tax collection at source on liberalized remittance scheme and on purchase of overseas tour program package. देखो, whether payment through overseas credit card would be counted in liberalized remittance scheme. अगर आप ओवरसीज क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो तब भी क्या आपका टीसीएस लगेगा? नो, no TCS shall be applicable on expenditure through international credit card while being overseas till further order. ठीक है, तो अभी फिलहाल ऐसा है कि इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो टीसीएस वगैरह नहीं लगना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, whether the threshold of 7 lakh rupees for TCS to become applicable on LRS applies separately for various purposes like education, health treatment and others. मतलब यहां पर हम लोगों ने एलआरएस वाले में अभी क्या देखा, अलग अलग चीजें देखी, एजुकेशन के लिए अलग, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अलग, 80E वाले लोन के लिए अलग, और बाकी चीजों के लिए अलग 7-7 लाख का देखा। तो यहां पर यह पूछा जा रहा है कि भाई जैसे टीडीएस में हम लोगों ने देखा था ना कि प्रोफेशनल सर्विसेज 194J में हम लोगों ने देखा था प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए 30,000 अलग है, टेक्निकल सर्विसेज के लिए 30,000 अलग है, इंडिविजुअल लिमिट्स है। तो वैसे ही यहां पर पूछा जा रहा है कि 7-7 लाख इंडिविजुअल लिमिट्स हैं या ओवरऑल 7 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ रेमिटेंस ऑफ 7 लाख रुपीज अंडर एलआरएस इज मेड इन अ फाइनेंशियल ईयर फॉर एजुकेशन पर्पस एंड अदर रेमिटेंसेज इन द सेम फाइनेंशियल ईयर ऑफ 7 लाख रुपीज इज मेड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड 7 लाख रुपीज फॉर अदर पर्पसेस, यानी 7 लाख रुपए अगर हम एजुकेशन पर्पस के लिए दें, 7 लाख रुपए अगर हम मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दें, और 7 लाख रुपए हम अदर ट्रीटमेंट के लिए दें, टोटल 21 लाख रुपीज हम दें, तो whether the exemption limit of 7 lakh rupees shall be given to each of the 3 separately या तीनों का combined। तो यहां पर बोला गया तीनों का combined। आओ देखो क्या लिखा हुआ है,
ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये वाले क्वेश्चन से तो मेरे को एकदम बहुत ज्यादा फील आ रही है कि ये वाला क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा आपके में, ठीक, चाहे एमसीक्यू में आए चाहे डिस्क्रिप्टिव में आए। It is clarified that the threshold of 7 lakh rupees for LRS is combined threshold for applicability of the TCS on LRS irrespective of the purpose of the remittance. Thus, in the given example, up to 7 lakh rupees remittance under LRS during a financial year shall not be liable for TCS. 7 लाख रुपए पे कोई 7 लाख रुपए तक कोई TCS नहीं लगेगा. However, subsequent 14 lakh remittance under LRS shall be liable for TCS in accordance with the TCS rates applicable for such remittance. ठीक है, तो बचा हुआ जो 14 लाख होगा उस पर टीसीएस लगेगा, जो भी रेट एप्लीकेबल होगा, जब भी आपने रेमिट किया तब जो भी रेट एप्लीकेबल होगा उस रेट से टीसीएस लग जाएगा. ठीक. In the example, if the remittances under LRS are made in the current financial year at different point of time, अलग अलग टाइम पर ये remittances हो रहे हैं, TCS rates for the remaining 14 lakh rupees remittances under LRS would depend on the time of remittance. ठीक है, तो जिस टाइम पर आपने रेमिट किया उस टाइम पर जो भी रेट एप्लीकेबल होगा उस रेट से टीसीएस लगेगा, क्योंकि रेट्स तो बदल रहे हैं ना. 1 अक्टूबर 2023 से रेट्स आपके बदल गए, तो टीसीएस रेट्स वुड बी एप्लीकेबल एज अंडर first 7 lakh rupees remittance under LRS during the financial year 23-24 for education purpose or for that matter any purpose, तो कोई टीसीएस नहीं लगेगा. पहले 7 लाख पर तो कोई टीसीएस नहीं लगेगा. अब सुनो, 7 लाख के ऊपर अगर आपने 30 सितंबर से पहले रेमिट किया, 7 लाख से ऊपर अगर आपने 30% से पहले रेमिट किया तो 5% के रेट से टीसीएस लगेगा, irrespective of the purpose unless it is for education purpose financed by a loan from a financial institution when the rate is 0.5%. ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने बात की. 80E वाला जो लोन है उसको अगर आपने रेमिट किया तो 0.5% के रेट से टीसीएस लगता है, अदरवाइज 5% के रेट से टीसीएस लगेगा. अब लेकिन अगर 1 अक्टूबर के बाद ये 14 लाख का रेमिटेंस हुआ तो रेमिटेंसेस बियॉन्ड 7 लाख रुपीज अंडर LRS ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 इफ ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 23, तो देखो 0.5% के रेट से लगेगा हेल्थ है वो उस पे एजुकेशन वाले लोन के ऊपर. अगर एजुकेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दिया है तो 5%, और अगर किसी और पर्पस के लिए दिया है तो 20% के रेट से टीसीएस आपका लग जाएगा. ठीक है, 20% के रेट से आपका टीसीएस लग जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंस देयर आर डिफरेंट टीसीएस रेट्स ऑन LRS फॉर द फर्स्ट 6 months and next 6 months of the financial year 23-24, whether the threshold of 7 lakh rupees for TCS to become applicable on LRS applies separately for each 6 months. ठीक है, कि ये पहले 6 महीने का 7 लाख देख लो, पहले 6 महीने 7 लाख तक कुछ नहीं. ठीक है, मतलब 30 सितंबर तक 7 लाख तक कोई नहीं हुआ, और 7 के ऊपर जितना हुआ, पहले 6 मंथ्स में अगर 8 लाख का पेमेंट हुआ तो 7 लाख तक कुछ नहीं, सिर्फ 1 लाख पर टीसीएस लगेगा. ठीक है, और उसके बाद 1 अक्टूबर के बाद फिर से 7 लाख का एग्जेम्पशन मिल जाएगा क्या? कुछ भी नो, ऑब्वियसली नॉट. The threshold of 7 lakh rupees for the TCS to become applicable on LRS applies for the full financial year. If this threshold has already been exhausted, all subsequent remittances under LRS, whether in the first half or in the second half, would be liable for TCS at the applicable rate. ठीक है, तो 7 लाख आपका पूरे साल का है, मतलब आधा आधा करके नहीं है. Next, whether the threshold of 7 lakh rupees for TCS to become applicable on LRS applies separately for each remittance through different authorized dealers. ठीक है, अलग अलग डीलर्स के थ्रू आप रेमिट करवा सकते हो ना, तो क्या हर डीलर के लिए 7 लाख की थ्रेशोल्ड है? अगर नहीं, how will authorized dealer know about the earlier remittances by that remitter through some other authorized dealer? ठीक है, अगर नहीं तो मैं मेक माई ट्रिप से भी टिकट ले सकता हूं. मेक माई ट्रिप से मैंने सपोज 7 लाख का टिकट लिया, उसने टीसीएस नहीं काटा. ठीक है, इसी साल के अंदर मैंने सॉरी मेक माई ट्रिप से उसने मुझसे टीसीएस नहीं लिया. ठीक है, मैंने मेक माई ट्रिप से 7 लाख का ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज खरीदा, उसने मेरे से टीसीएस नहीं लिया मान लो, या कोई और चीज है एजुकेशन मेडिकल लोन, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसने मेरे से टीसीएस नहीं लिया. ठीक है, क्योंकि घूमने जाने के लिए तो टीसीएस लगता ही लगता है. 7 लाख तक 5% और 7 लाख के ऊपर 20%. ठीक है, अगर मान लो कहीं एक से किसी एक डीलर से मैंने रेमिट करवाया, 7 लाख तक एग्जेम्प्ट हो गया, दूसरे डीलर से फिर मैंने और रेमिट करवाया, तो दूसरे डीलर को कैसे पता चलेगा कि पुराने वाले डीलर ने भी इतना रेमिटेंस दिया है, तो दूसरे डीलर को अब टीसीएस काटना पड़ेगा. तो देखो,
It is clarified that the threshold of 7 lakh rupees for LRS is a qua remitter and not qua authorized dealer. ठीक, अभी इसका मतलब हम लोग यहां पर समझते हैं. देखो, since the facility to provide real-time update of remittance under LRS by remitter is still under development by the RBI. ठीक है, तो ये जो रियल टाइम अपडेट है इसको अभी भी आरबीआई डेवलप कर रहा है. इट इज क्लैरिफाइड दैट द डिटेल्स ऑफ अर्लियर रेमिटेंसेस अंडर एलआरएस, तो जो अर्लियर रेमिटेंसेस हैं एलआरएस की बाय द remitter during the financial year may be taken by the authorized dealer through an undertaking at the time of remittance. ठीक है, तो जब रेमिटेंस होगी तो एक अंडरटेकिंग के थ्रू उसको लिया जाएगा. If the authorized dealer correctly collects the tax at source based on the information given in the undertaking, he will not be treated as assessee in default. However, for any false information in the undertaking, appropriate action may be taken against the remitter under the act. ठीक है, तो जब भी कोई भी रेमिट करेगा इस पैसे को तो उसको एक अंडरटेकिंग देनी होगी और जो अगला रेमिटर होगा उस अंडरटेकिंग के बेसिस पर वो टीसीएस कलेक्ट करेगा. It is further clarified that same methodology of taking undertaking from the buyer of overseas tour program package may be followed by the seller of such package. ठीक है, तो जैसे वही है ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज का मैंने आपको बताया मेक माई ट्रिप का, तो मेक माई ट्रिप जब मेरे को बेचेगा तो मेक माई ट्रिप भी एक अंडरटेकिंग देगा, एक अंडरटेकिंग लेगा मेरे से. ठीक है, नेक्स्ट, there is a threshold of 7 lakh rupees for remittance under LRS for TCS to become applicable, while there is another threshold of 7 lakh rupees for purchase of overseas tour program package with a reduced rate of 5% of TCS applies. Whether these two thresholds apply independently. आओ एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं. क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? ये कह रहा है there is a threshold of 7 lakh rupees for remittance under LRS for TCS to become applicable. ठीक है, रेमिट करने के लिए 7 लाख रुपए की थ्रेशोल्ड है, while there is another threshold of 7 lakh rupees for purchase of overseas tour program package. ठीक है, where reduced rate of 5% of TCS applies. तो overseas tour program package के लिए 7 लाख तक भी TCS लगता है 5% के रेट से. ठीक है, और ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज के अलावा अगर आप लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के हिसाब से पैसा रेमिट कर रहे हो तो 7 लाख तक का एग्जेम्पशन है. ठीक है, तो whether these two thresholds apply independently? Yes. Absolutely yes. These two thresholds apply independently. For LRS, the threshold of 7 lakh rupees applies to make TCS applicable. ठीक है, for purchase of overseas tour program package, the threshold of 7 lakh rupees applies to determine the applicable TCS rate as 5% या 20%. तो overseas tour program package के लिए क्या है कि 7 लाख तक 5%, 7 लाख के ऊपर 20%. ठीक, ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज अगर आप परचेज कर रहे हो तो टीसीएस हर हालत में लगेगा. ठीक है, लेकिन एलआरएस में अगर आप लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में पैसा भेज रहे हो तो फिर वहां पर टीसीएस लगेगा ही नहीं टिल 7 लाख रुपीस. ठीक है, तो एलआरएस में अगर आप पैसा भेज रहे हो तो 7 लाख रुपीस तक टीसीएस ही नहीं लगेगा और उसके ऊपर टीसीएस लगेगा. ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज में 7 लाख रुपए तक भी टीसीएस लगेगा पर 5% से लगेगा, 7 लाख के ऊपर 20% से लगेगा. आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6. अ रेजिडेंट इंडिविजुअल spends 3 lakh rupees for purchase of overseas tour program package from a foreign tour operator and remits money which is classified under LRS. अब इसने क्या किया, इसने एक ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज से 3 लाख रुपए का वो खरीदा और LRS के अंदर इसने कुछ पैसा रेमिट भी किया. There is no other remittance under LRS or purchase of overseas tour program package during the financial year. Whether TCS is applicable. Whether TCS is applicable. आओ देखो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन एज इट इज उठ के आ सकता है. एज इट इज, ठीक है, कोई चेंज नहीं, एज इट इज उठ के आ गया. In case of purchase of overseas tour program package which is classified under LRS, TCS provision for purchase of overseas tour program package shall apply and not TCS provisions for remittance under LRS. ठीक है, तो यहां पर ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज वाला TCS लगेगा, LRS वाला TCS नहीं लगेगा. ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज वाले टीसीएस में क्या बात है कि 7 लाख तक 5% के रेट से टीसीएस लगेगा. Since for the purchase of overseas tour program package, the threshold of 7 lakh rupees for applicability of TCS does not apply, TCS is applicable and tax is required to be collected by the seller. In this case, the tax shall be required to be collected at 5% since the total amount spent on purchase of overseas tour program package during this financial year is less than 7 lakh rupees. The TCS should be made by the seller. ठीक है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स जो भी है वो सेलर को लेना होगा 5% के रेट से. क्वेश्चन नंबर 7, लेट्स सी.
There are different rates for remittance under LRS for medical treatment, education purpose and for other purpose. What is the scope of remittance under LRS for medical treatment, education purposes? भाई साहब तगड़ा क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर बोला गया कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए और एजुकेशन पर्पस के लिए जो रेट है, ठीक है, वो अलग है, और अदर पर्पस के लिए जो रेट है वो अलग है। ठीक है, मेडिकल और एजुकेशन का स्कोप क्या है, किसको बोलोगे कि ये मेडिकल है, किसको बोलोगे कि ये एजुकेशनल है। As per the clarification by the RBI, remittance for the purpose of medical treatment shall include remittance for purchase of tickets of the person to be treated medically overseas and his attendant for commuting between India and the overseas destination. Very, very important. Very, very important. ठीक है, his medical expense and other day-to-day expenses required for this purpose. Theoretical question भी आ सकता है और MCQs में भी ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि भाई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो LRS के अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट में आप पैसा रिमिट करने की बात कर रहे हो, उसका स्कोप क्या है, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो रेमिटेंस फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन शैल इंक्लूड रेमिटेंस फॉर परचेज ऑफ टिकट्स ऑफ द पर्सन अंडरटेकिंग स्टडी ओवरसीज फॉर कम्यूटिंग बिटवीन इंडिया एंड द ओवरसीज डेस्टिनेशन, द ट्यूशन एंड अदर फीस टू बी पेड फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पेड टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड अदर डे टू डे एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड फॉर द अंडरटेकिंग फॉर अंडरटेकिंग सच स्टडी। ठीक है, बाकी कोई और अगर एक्सपेंसेस होंगे तो उनको भी यहां पर किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन उठकर आ सकता है, इसमें एमसीक्यूज में भी आ सकता है और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी 2 या 3 नंबर का आराम से उठ के आ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आओ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वेदर परचेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल टिकट और होटल अकोमोडेशन ऑन स्टैंड अलोन बेसिस इज परचेज ऑफ ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज। अगर मैं सिर्फ टिकट अलग से खरीदता हूं या होटल अलग से खरीदता हूं तो क्या उसको भी ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज माना जाएगा? So the term overseas tour program package is defined as to mean any tour package which offers visit to a country or countries or territories outside India and includes expenses for travel or hotel stay or boarding or lodging or any other expenditure of similar nature or in relation thereto. ठीक है, तो ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज का मतलब क्या हुआ? इंडिया के बाहर आपको घुमाने ले जाया जा रहा है जिसमें आपका रहना खाना पीना सब इंक्लूडेड है। This is an overall definition of overseas tour program package. It is clarified that purchase of only international travel ticket or purchase of only hotel accommodation by in itself is not covered within the definition of overseas tour program package. To qualify as overseas tour program package, the package should include at least 2 of the followings. इन 3 में से कम 2 होना चाहिए। एक इंटरनेशनल ट्रैवल टिकट, दूसरा होटल अकोमोडेशन विद और विदाउट फूड बोर्डिंग लॉजिंग, और तीसरा एनी अदर एक्सपेंडिचर ऑफ सिमिलर नेचर और इन रिलेशन देयरटू। ठीक है, तो ये 8 क्लैरिफिकेटरी क्वेश्चंस एक सर्कुलर के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किए थे। ये 8 के 8 क्वेश्चंस ICAI ने अपने स्टैट्यूटरी अपडेट में दिए हुए हैं और इन 8 क्वेश्चंस में से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एक डिस्क्रिप्टिव में तो कर ही सकते हो, एमसीक्यूज में भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद हम ये टीसीएस के सेक्शंस कर रहे थे और एक सेक्शन हमारे पास बचा हुआ है 2063(1)H, ये है आपका सेल ऑफ गुड्स। तो अगर आप सेलर हो, 50 लाख से ज्यादा का माल आप बेच रहे हो तो आपको 0.1% ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज टैक्स कलेक्ट करना होगा एट द टाइम ऑफ रिसीट। अब ध्यान देना, एक सेक्शन हम लोगों ने टीडीएस में भी पढ़ा था, एक सेक्शन हमने टीडीएस में भी पढ़ा था। टीडीएस में बाइंग पर था कि अगर मैं 50 लाख से ज्यादा का गुड्स खरीद रहा हूं, 194Q, अगर मैं 50 लाख से ज्यादा के गुड्स खरीद रहा हूं, अगर मैं 50 लाख से ज्यादा के गुड्स खरीद रहा हूं तो मुझे टीडीएस काटना होगा। और यहां पर ये वाला सेक्शन क्या कह रहा है? यहां पर ये वाला सेक्शन कह रहा है कि अगर आप 50 लाख से ज्यादा के गुड्स बेच रहे हो तो आपको टीसीएस लेना होगा। ठीक है, तो ये बायर को टीडीएस काटना है, सेलर को टीसीएस लेना है। अब क्या होगा? तो यहां पर बोला गया अगर टीडीएस एप्लीकेबल है तो टीडीएस प्रिवेल करेगा, टीसीएस प्रिवेल नहीं करेगा। ठीक है, तो इफ द बायर डिडक्ट्स टीडीएस ऑन सच ट्रांजैक्शन, सेलर इज नॉट रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस। सेलर इज नॉट रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस। कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं, फटाफट से उनको देख लेते हैं, उसके बाद हमारा इसका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन 206CC ये कह रहा है अगर आपने पैन या आधार फर्निश नहीं किया है, ठीक है, मतलब कलेक्टी कौन है? मैं,
जो कलेक्टी मतलब क्या हो गया, एक तो हो गया कलेक्टर जो टीसीएस लेगा, और कलेक्टी कौन हो गया, जिससे एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा है। ठीक है, तो टीडीएस में क्या था, डिडक्टर और डिडक्टी थे। डिडक्टर जो पैसा काटेगा, डिडक्टी जिसका कटेगा, राइट। और यहां पर भी क्या है, कलेक्टर जो पैसा लेगा और कलेक्टी जिसका पैसा लिया जाएगा। तो कलेक्टी इज सपोज टू गिव हिज पैन और आधार टू द कलेक्टर। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ट्वाइस द रेट ऑफ एक्ट या 5% के रेट से आपका टीसीएस लगेगा, जो भी हायर होगा। मैक्सिमम रेट आपका 20% होगा। हाँ, 2061H के लिए रेट 1% है। इसमें एक्सक्लूजन्स कौन है, नॉन रेजिडेंट विदाउट परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया। ठीक है, अगर अब यहां पर भी स्पेसिफाइड पर्सन वाली वही बात हो जाती है कि आपने अपना रिटर्न टाइमली फाइल नहीं किया और आपका एग्रीगेट टीडीएस टीसीएस 50,000 से ज्यादा जा रहा है। एग्जैक्टली सेम चीज है। अगेन यहां पर ट्वाइस द रेट इन द एक्ट या फिर 5%, यहां पर भी आपका मैक्सिमम रेट 20% से होगा। जनरल अगर दोनों अप्लाई करेंगे तो इन दोनों में से जिस पर भी हायर रेट ऑफ टीसीएस आएगा वो वाला सेक्शन अप्लाई कर दिया जाएगा। स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब क्या है, जिसने भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न पिछले साल का फाइल नहीं किया और उसका टीडीएस या टीसीएस 50,000 से ज्यादा था। इसके एक्सक्लूजन्स कौन हो गए, नॉन रेजिडेंट विदाउट परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया या नोटिफाई और दूसरे नोटिफाइड पर्संस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न। ठीक है, तो जिनको सरकार ने बोल दिया रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, वो अगर रिटर्न फाइल नहीं करे तो उसको हम लोग डिफॉल्टर मान लेते, ये तो नहीं चलेगा। और इसी के साथ हमारा टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स का रिवीजन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना। आई एम श्योर इस वीडियो में आप लोगों को काफी मजा आया होगा। बहुत भर भर के हम लोगों ने अमेंडमेंट्स को भी कवर किया है और ये सारे अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबके साथ इसको शेयर करना, वीडियो लाइक जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको सेशन कैसा लगा। ठीक, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।